हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल वो साला खद्दर वाला का चौथा भाग। शांति स्वरूप के हाथ काँप रहे थे। हालत ऐसी थी जैसे अभी रो देगा। गौरव गुर्राया, गाड़ी ठीक से चला। इस वक्त वे एक भीड़ भाड़ वाली सड़क से गुजर रहे थे। रिवॉल्वर शांति स्वरूप की कनपटी से सटाए गौरव ने एक बार फिर पीछे देखा, मगर अपना पीछा करता कोई नजर नहीं आया। इस बात पर उसे हैरत थी, शायद इसलिए क्योंकि पूरी उम्मीद थी कि त्रिवेणी और गिरधारी लाल पीछा करने की कोशिश करेंगे, परंतु अपने पीछे उसे बंगले से एक भी गाड़ी निकलती नजर नहीं आई। यहाँ तक कि 15 मिनट गुजर चुके थे, खुद को फॉलो करता कोई नहीं दिखा। वह इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा था कि शांति स्वरूप ने कांपते स्वर में कहा, बेटे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। झुंझला उठा कर, कितनी बार कहूँ तुझे, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। कैसे मान लूँ? कसमसाते शांति स्वरूप की आंखें भर आई। कैसे? दिमाग में भूसा भरा है क्या? 1000 बार कह चुका हूँ, तेरे बेटे के जिस्म में मैं कृपाल हूँ। समझ इस बात को। नहीं समझा और इस तरह की हरकतें करता रहा तो मारा जाएगा मेरे हाथों। फौरन बंद कर दे इस किस्म की बेवकूफ़ाना हरकतें। कैसे बंद कर दूँ? कौन बाप होगा जो अपने बेटे को इस हालत में देखकर खामोश बैठा रहेगा? मुझे डॉक्टर की बात ठीक लगती है। तू ज़रूर किसी बीमारी का शिकार हो गया। मेरी बात मान गौरव, चेकअप होने दे अपना, शायद वो तुझे ठीक कर दे। जी चाहता है तेरा भेजा उड़ा दूँ, मगर फिर दिमाग कहता है गलत कुछ भी नहीं कर रहा तू। गौरव का बाप ये ना करे तो करे क्या? मगर तू समझ क्यों नहीं रहा? कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। एक बार जगह चुप, चुप रह। शांति स्वरूप सक पकाकर चुप हो गया। बाईं तरफ मोड़। उसने हुक्म का पालन किया। इस सड़क पर ट्रैफिक कम था। शांति स्वरूप को लेकर गौरव दुविधा में फंसा नजर आ रहा था, जैसे समझ ना पा रहा हो कि उसके साथ क्या सलूक करे, कैसे पेश आए। दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था, वे लोग उसे इतनी आसानी से नहीं निकलने दे सकते। ज़रूर किसी तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही होगी। शायद वायरलेस पर सूचना फ्लैश कर दी गई हो। अपना ये विचार उसे जचा। उस वक्त गाड़ी एक नहर के पुल से गुजर रही थी और गौरव ने बगैर एक भी क्षण गवाए अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर पुल के पार जंप लगा दी। शांति स्वरूप ने जोर से ब्रेक मारे। कार टायरों की चीख चिल्लाहट के साथ रुकी। गौरव नहर की गहराई में गुम हो चुका था। अगला दृश्य। बात समझ में नहीं आ रही मिस्टर त्रिवेदी, गिरजा शंकर शुक्ला ने कहा। आप कर क्या रही हैं? कृपया सवाल को स्पष्ट करें। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में विशाल मेज के इस तरफ बैठी त्रिवेदी ने होठों पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, क्या जानना चाहते हैं आप? गिरधारी लाल का कहना है कि आपने कृपाल सिंह के बंगले से भाग जाने में उस लड़के की मदद की। दृष्टिकोण है अपना अपना। मैंने अपनी समझ से बेगुनाह की जान बचाई थी। जान बचाई थी? किसकी? अगर उसका पीछा करने की कोशिश की गई होती तो मुमकिन है हम लोग कामयाब हो जाते, मगर यह तय है कि उससे पहले वो शांति स्वरूप को मार डालता। सुना है कृपाल का परिवार फार्म हाउस पर चला गया है। त्रिवेदी ने हल्का व्यंग सा किया। सरकारी नोटिस के बाद जाता भी कहाँ? और ये भी सुना है कि उनकी सुरक्षा का जिम्मा तुमने लिया है। काफ़ी कुछ सुन लिया आपने। इन्हीं, शुक्ला ने शब्द पर जोर दिया, इन्हीं कुछ कारणों से तुम्हारे इरादे हमारे समझ में नहीं आ रहे, जबकि मैं आप ही के मुंह से कहलवा सकती हूँ कि आप मेरे इरादे जानते हैं। हमारे मुंह से? शुक्ला को आश्चर्य हुआ। कमाल की बात है। मैं आपके प्रदेश में क्यों आई थी? कृपाल की मौत की रूटीन जांच करने? रूपम के जरिए जाना कि वह मौत नहीं मर्डर था, करेक्ट? उसके बाद मेरा उद्देश्य क्या हो गया? कृपाल के हत्यारों को खोजना, और मैं जान चुकी हूँ वे कौन है। ठीक। अब क्या उद्देश्य होना चाहिए मेरा? उनकी गिरफ्तारी। देखा? त्रिवेदी की मुस्कान गहरी हो गई। आपने खुद मेरा एक इरादा बता दिया। एक इरादे से मतलब? दूसरा इरादा यह जानना है कि गौरव कृपाल है या नहीं। है तो कैसे, नहीं तो क्यों? इन इरादों में कृपाल के परिवार की सुरक्षा करना कहाँ फिट होता है? हमारी नज़रों में गौरव कृपाल है या नहीं, मगर आप जानते हैं बाबा गैंग की नज़रों में वह कृपाल है। इसलिए गैरेज में उसके मर्डर की कोशिश की गई। कृपाल के रूप में गौरव गैंग को नस्तनाबूद करने की धमकी दे चुका है। गैंग की नज़रों में कृपाल का परिवार उसे धमकी देने वाले का परिवार है। वे उस पर हमला कर सकते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ी। यह लड़ाई उसकी है, तुम मदद क्यों कर रही हो? मैं मदद कर नहीं रही, बल्कि उसकी मदद हासिल कर रही हूँ। मतलब? गैंग के बारे में जो जानकारियाँ उसके पास है, किसी और के पास नहीं है। उन जानकारियों के रहते गैंग का सफाया करना आसान होगा। दूसरे, गौरव कृपाल है या कुछ और, ये भी मैं तभी जान सकती हूँ जब उसके नज़दीक रहूँ। दूर रहकर कुछ नहीं जाना जा सकता। और फिर बाबा गैंग को ख़त्म करने की दिशा में अगर मुझे उसकी मदद हासिल है तो लेने में बुराई क्या है? कहने के साथ त्रिवेणी उठकर खड़ी हो गई। मुझे इजाज़त दें। इसके बाद भी अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे चीफ से बात करें, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ उनकी परमिशन से कर रही हूँ। शुक्ला को चुप रह जाना पड़ा, शायद इसलिए क्योंकि वह जानता था कि रॉ के लोग पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आते। अगला दृश्य। रेवती की नींद उचट गई। कैसे? खुद न जान सकी। उठी नहीं, बल्कि उसी पोज में पड़ी रही जिसमें जागने पर खुद को पाया था। आंखें खोले वह कमरे में छाए धुंधले प्रकाश को घूर रही थी। दिमाग जागा,
चेतना ने काम किया तो उस कारण का पता लगाने की कोशिश करने लगी जिसकी वजह से नींद उछती थी। जान न सकी तो करवट ली, इतनी आहिस्ता से कि ज़रा भी आहट न हो सके। याद आया, इस वक्त वह अपने फार्म हाउस के एक कमरे में बाहर रॉके जासूसों का सुरक्षा चक्र बिछा है। कमरे में आवाज़ गूंजी, खट खट। रेवती चौकी, इस तरह उछली जैसे स्प्रिंग ने उछाला हो। पलक झपकते ही पसीने से तरबतर हो गई वो। चेहरे पर खौफ के भाव काबिज हो गए। उस वक्त वह आवाज़ की दिशा का अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी जब खट खट आवाज़ पुनः उभरी। इस बार मुंह से निकलने वाली चीख को बड़ी मुश्किल से रोक पाई रेवती। बेड के समीप खड़ी वह विस्फारित आंखों से कमरे के फर्श को घूर रही थी। आवाज़ वहीं से आई थी, जैसे फर्श को किसी ने ठकठकाया हो। फर्श पर 2 फुट बाई 2 फुट के सफ़ेद पत्थर लगे हुए थे। रेवती की आंखें उस पत्थर पर स्थिर थी, जो कमरे की चारों दिशाओं और कोनों से बीच में पड़ता था। खट खट, फर्श को एक बार पुनः खटखटाया गया। अब कोई शक नहीं रहा कि नीचे कोई है। दिमाग में विचार उठा, क्या वह चीख पड़े, बाहर मौजूद रॉ के गंधधारियों को अंदर बुला ले। इस रास्ते के बारे में केवल उसे और कृपाल को पता था, बल्कि उसे भी कृपाल नहीं बताया था। वो मर चुका है, गौरव है, तो क्या गौरव ही नीचे से पत्थर को खटखटा रहा है? क्या उसे चोर रास्ता खोल देना चाहिए या शोर मचाए? इसी किस्म के अनेक सवाल बिजली किसी गति से दिमाग में कौंध रहे थे। क्या करे वो, क्या करे? खट खट, पत्थर पुनः खटखटाया गया। वह कूद कर बेड पर खड़ी हो गई। अपने वक्ष स्थल पर हाथ रखकर जाने क्या टटोला। बेड के सिरहाने की तरफ दीवार पर लगी एक पेंटिंग उतारी। वहाँ छोटा सा स्विच था। हाथ स्विच की तरफ बढ़ाया। उस क्षण रेवती ने महसूस किया कि उसका हाथ ही नहीं, समूचा जिस्म सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है। पसीना इस कदर बह रहा है जैसे मीलों दौड़कर आई। धड़कते दिल से कांपता हाथ स्विच पर रख दिया। गड़गड़ाहट की बहुत हल्की सी आवाज़ हुई। सांस रोके रेवती उसी तरफ देख रही थी, और फिर पत्थर अपने आप अपने स्थान से हट गया। खाली स्थान से सचमुच गौरव का फेस बाहर आया। रेवती जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी इस तरह उसकी तरफ देखती रही जैसे पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई हो। दिमाग जाम हो गया था। न हिलने डुलने का होश था, न कुछ कहने की सुध। गौरव ने एक नज़र दरवाजे को देखा, वो अंदर से बंद था। संतुष्ट होने के बाद उचका और फर्श पर आ गया। दबे पाँव बेड के नज़दीक पहुंचा, फुसफुसाकर बोला, नीचे उतर। रेवती नीचे उतरी। उस समय दोनों इतने निकट थे कि एक दूसरे की गर्म सांसों को अपने फेस पर महसूस कर सकते थे। उसकी आंखों में झांक रही रेवती के दिमाग में हजारों सवाल सर बनकर रेंग रहे थे। और उस वक्त की धड़धड़ाहट चरम पर पहुंच गई जब गौरव ने कलाई पकड़ी। कलाई छुड़ाना चाहती थी वो, मगर शरीर में मानो ताकत ही नहीं थी। कुछ कहना चाहा तो मुंह से जुबान गायब पाई। उसे पकड़े गौरव चोर रास्ते की तरफ बढ़ा। हिम्मत करके रेवती ने जिस्मानी विरोध किया। गौरव ने जब महसूस किया कि वह उसके साथ आने में हिचक रही है तो पूछा, क्या हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं आ रही है तू? कहाँ? ये लफ्ज़ उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से निकल सका। बेसमेंट में, उससे कुछ बातें करनी है। यहाँ क्यों नहीं? पागल हुई है क्या? गौरव गुर्राया। उन्हें पता लग गया मैं यहाँ हूँ तो? वाक अधूरा छोड़ दिया उसने, मगर अर्थ पूरा था। रेवती तब भी निश्चय न कर सकी उसके साथ नीचे जाए या नहीं। गौरव आ कहने के साथ उसकी कलाई पकड़े अपने स्थान से हटे पत्थर की तरफ बढ़ा। इस बार रेवती विरोध न कर सकी। पत्थर के नज़दीक पहुंचकर गौरव ने कहा, उतर। रेवती ने नीचे झाँका, वहाँ भरपूर प्रकाश था। लोहे की सीढ़ी साफ चमक रही थी। गौरव ने कौनी मारकर नीचे उतरने का संकेत किया। कुछ देर बाद वे सीढ़ी के जरिए बेसमेंट में थे। वहाँ दीवार में लगे रोशन बल्ब का प्रकाश फैला हुआ था। बेसमेंट क्या 3 फुट चौड़ी और 6 फुट ऊंची गैलरी थी, वो जो दूर तक चली गई थी। गैलरी में जगह जगह बल्ब लगे थे। आह, गौरव पुनः कहने के साथ उसकी कलाई पकड़े आगे बढ़ा। 5 मिनट बाद वे 3 फुट गैलरी 5 मिनट बाद वे 3 फुट चौड़ी गैलरी में नहीं बल्कि 10 बाई 10 के एक छोटे से कमरे में थे। कमरे में कालीन बिछा था, सोफ़ा पड़ा था और उसके बीच सेंटर टेबल भी थी। गौरव पहली बार खुलकर बोला, यहाँ हम आराम से बातें कर सकते हैं। जाने क्यों रेवती को उसके तेवर खतरनाक लग रहे थे। गौरव ने जब से पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाई, कस लिया और ढेर सारा धुआं छोड़ने के साथ चहलकदमी करता बोला, यह सुरंगी रास्ता और छोटा सा कमरा इसलिए बनवाया ताकि अगर पुलिस मेरे पीछे पड़ जाए तो छुप सकूं या फरार हो सकूं। रेवती की ज़ुबान तालू से चिपक चुकी थी। उस वक्त मैंने सोचा तक नहीं था कि यहाँ वैसा कोई काम करना पड़ेगा जैसा करने वाला हूँ। कहने के बाद वह रेवती की तरफ मुड़ा, आहिस्ता आहिस्ता उसके नज़दीक पहुंचा और उस पर झुकता हुआ बोला, पूछ, पूछ क्या करने वाला हूँ मैं? क्या 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 करने वाले हैं? रेवती बड़ी मुश्किल से पूछ सकी। बड़े आराम से कहा गौरव ने, प्यार। प्यार? क्यों? क्या एक पति को पत्नी से प्यार नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए, मगर उसे बहुत गौर से देखती रेवती ने कहा, आपके इरादे कुछ और लग रहे। पगली कहकर हंसा वो। यह हंसी ऐसी थी जैसे दरिंदा हंसा। आवाज़ पिघले हुए शीशे की तरह रेवती के कानों में उतरती चली गई।
सारे जिस्म में विद्युत तरंग की तरह मौत की सैरन दौड़ रही थी। भरपूर कोशिश के बावजूद वह अपने मुंह से आवाज़ न निकाल सकी, जबकि दिल खोलकर हंसने के बाद गौरव ने सिर्फ इतना कहा, बैठ। रेवती न बैठ पाई, न बोल सकी। गौरव के हलक से गुर्राहट निकली, बैठना। वह घबरा कर तुरंत सोफा चेयर पर लुढ़क गई। हाँ, अब ठीक है। कहने के साथ उसके चेहरे पर छाया तनाव इस तरह गायब हो गया जैसे जादू के जोर से गायब हुआ। होठों पर अजीब सी मुस्कान बिखेरता बोला, तो क्या कह रहा था? मैं तेरे पास आया, बात प्यार की चल रही थी। जब से साला यह मार काट का किस्सा शुरू हुआ है, प्यार ही नहीं कर सका तुझसे। रूपम के जिस्म में था तो सिर्फ खास लिबास में देख सका। मुझे आपसे डर लग रहा है। डर? और पतिदेव से? कारण? पता नहीं, जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप प्यार के नहीं किसी और ही मूड में। यकीन कर पगली, यकीन कर, प्यारी का मूड है। कहने के साथ उसने अपना एक पैर सोफे के हत्थे पर रखा, सिगरेट कालीन पर डालकर दूसरे पैर से कुचला, रेवती के फेस पर झुका, उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, तुझे कोई एतराज़ तो नहीं है ना? भयभीत हिरनी सी रेवती के मुंह से निकला, अजीब सा लग रहा है। क्यों? आप दूसरे शरीर में है ना? अगर हूँ तो मैं ही। और फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। दुनिया की तू वो पहली और शायद आखिरी औरत है जिसका एक ही पति उसे अलग अलग जिस्मों के सुख दे सकता है। कहने के साथ वह झुका, रेवती का चेहरा उभर उठाया। इस वक्त आनंद तिरेक में जिस रेवती की आंखें मुंद जानी चाहिए थी, वह उनमें खौफ लिए गौरव को देख रही थी। गौरव ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। वह उसके होंठों को खोलकर अपनी जीभ अंदर डालने का प्रयत्न कर रहा था। रेवती ने उसकी इच्छा पूर्ति हेतु होंठ खोले, और यही क्षण था जब उसके हलक से चीख निकल पड़ी। मगर ये चीख उसके होठों ही में घुट कर रह गई, क्योंकि होंठ गौरव के दांतों के बीच दबे थे। बुरी तरह छटपटा रही थी रेवती। गौरव था कि उसके होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। दर्द से बिलबिलाती वह सोफे से खड़ी हुई, खुद को आज़ाद करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि घूंसे भी बरसा रही थी गौरव के जिस्म पर। गौरव दरिंदे की तरह उसके होठों को काटता चला गया। छूटी तब जब गौरव ने ही एक धक्के के साथ छोड़ दिया। कमरे की दीवार से टकराई वह। होठों से खून बह रहा था। पीड़ा और खौफ की मारी रेवती बुरी तरह हाफ रही थी। खून गौरव के होठों पर भी लगा था, मगर वह हंसा। हंसकर पूछा, कैसी लगी नहीं था? ये क्या वहशी बनता कृपाल? रेवती चीख पड़ी, सॉरी, पसंद नहीं आया तो सॉरी डार्लिंग। गौरव ने अपने होठों पर लगा खून जीभ से साफ करते हुए कहा, वैसे रेवती, जिस तरह मैं तुझे नए जिस्म का मज़ा देने वाला हूँ, उसी तरह अगर तू भी नई रेवती का मज़ा दे तो कैसा रहे? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कर सकती है। गौरव उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, एक तरीका है मेरे पास। क्या है? रेवती के मुंह से मानो बकरी में आई। गौरव ने जेब में हाथ डाला, वापस आया तो उसमें उस्तरा था। रेवती को काटो तो खून नहीं, होश फाख्ता हो गए। ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। गौरव ने उस्तरा खोलने के साथ कहा, सिर पर बाल ना रहे तो बिल्कुल नई रेवती बन जाएगी तू। नहीं नहीं। रेवती की चीख सुनकर चीख मुकम्मल बेसमेंट को झकझोर गई। अरे चीख क्यों रही है पगली? मैं तो नई रेवती बनाने की बात कर रहा हूँ तुझे। और फिर आजकल तो गंजी होने का फैशन चल पड़ा औरतों में। MTV नहीं देखती क्या? नहीं नहीं कृपाल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बेवजह परेशान हो रही हो। मैं कल्पना कर चुका हूँ, गंजी होकर बहुत सुंदर लगेगी तू, और सेक्सी भी। उससे कहीं ज़्यादा, जितनी अब लगती है। वो ज़माना गया जब मर्द बालों को काली घटा कहते थे। ये लंबे काले और घनेरे बाल देखते देखते ऊब गया हूँ मैं। जी चाहता है प्यार से तेरे गंजे सिर को सहलाऊं। वैसे भी वैसे रहना औरत का धर्म है, जैसे पति चाहे, जैसे उसे अच्छी लगती है। हरगिज़, हरगिज़ नहीं। वो चीखी, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। यानी तुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि अपने पति को कैसे अच्छी लगेगी? होश में आओ कृपाल, होश में आओ। हो क्या गया तुम्हें? अच्छा, बाल नहीं तो नाक ही कटवा ले। कृपाल, नकटी तो गजब ही ढा देगी तू। क्या पक रहे हो? पागल हो गए हो क्या? छटाक! गौरव का इतना जोरदार चाटा उसके गाल पर पड़ा कि फिरकनी की तरह घूमकर सोफे से उलझती हुई कालीन पर जा गिरी। इधर वह चेहरे पर खौफ और पीड़ा के भाव लिए आंखें फाड़े गौरव को देख रही थी। उधर गौरव इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे अंदाज में कहना शुरू किया जैसे बेड पर पड़ा पति पत्नी को समझा रहा हो, डार्लिंग, हिंदुस्तानी पत्नी को पति से हमेशा तमीज़ से पेश आना चाहिए। पति कभी बका नहीं करता, हमेशा फरमाया करता है। सॉरी, रेवती ने उठते हुए कहा, सॉरी कृपाल। गुड गर्ल। मगर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो मेरे साथ? गौरव ने बहुत ही सामान्य स्वर में कहा, क्योंकि मैं तेरा मर्डर करने वाला हूँ। क्या? रेवती चीख पड़ी। मैं इंग्लिश में बोला ना, इसलिए शायद तू समझ नहीं पाई। हिंदी में मर्डर को हत्या, उर्दू में कत्ल कहते हैं। गौरव हर लफ्ज़ का इस्तेमाल चटकारे ले लेकर कर रहा था। और मेरी अपनी भाषा में इसे कहा जाता है खलास करना। खलास करने वाला हूँ मैं तुझे। शायद आप मुझे डरा रहे हैं, मगर तू डर मत, हिम्मत से काम ले। पूछ, पूछ कि तेरा क्रियाक्रम क्यों करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि तूने मेरा कत्ल किया। क्या कह रहे हैं आप? चीख, खूब जोर लगाकर चीख, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला, इसलिए तो लाया हूँ यहाँ। वहाँ चीखती तो साली त्रिवेणी के गुर्गे अंदर घुस आते।
मगर यहाँ कोई आने वाला नहीं है। लेकिन मैंने कत्ल किया आपका? रेवती के होश फाख्ता थे। प्लीज़ प्लीज़ कह दीजिए कि आप मजाक कर रहे हैं। मजाक तो तूने किया मुझसे। मैंने? वो शादी, मेरी बीवी बनना, सब मजाक ही तो था। पता नहीं कौन सी गलत फहमी का शिकार हो गए आप। कैसे अपने कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं? क्या आप नहीं जानते आपकी हत्या बाबा खान के इशारे पर जंगारा के आदमियों ने की? बाबा खान को मेरा इरादा किसने बताया? कौन सा इरादा? वही जो मैंने तुझे बताया था, सिर्फ तुझे। मेरी समझ में नहीं, कुछ नहीं आ रहा। कौन से इरादे की बात कर रहे हैं आप? आ जाएगा। उस वक्त तेरी समझ में सब कुछ आ जाएगा जब मैं नाक काट कर हथेली पर रख दूंगा। नाक ही क्यों, तेरे तो बाल कान सब काटने हैं मुझे। होंठ तो काट ही चुका हूँ। रेवती कुछ बोल ना सकी, केवल पीछे हटती रही। खूंखार अंदाज में उसकी तरफ बढ़ता गौरव कहता चला गया। बहुत होशियार समझता था मैं खुद को, लेकिन निकला बेवकूफ़। इतना ज़्यादा कि बाबा खान की छोटी सी चाल तक को न समझ सका। उसी ने शादी कराई थी ना मेरी तुझसे। कहा था कृपाल, अब जब तू शरीफ नेता बन ही गया है तो घरेलू भी बन जाना चाहिए। इधर उधर मुंह मारना बंद कर और शादी बना ले। घरेलू होना भी शराफत की निशानियों में से एक है। तब मैंने कहा था, किससे शादी बना लूँ बाबा खान? कम से कम एक लड़की तो चाहिए इस काम के लिए। और तब बाबा खान बोला, हमारे एक यादव दोस्त की बेटी है। दोस्त और उसकी पत्नी एक्सीडेंट में मर चुके हैं। उसे देख ले, पसंद आ जाए तो बना ले शादी। फिर तुझे देखा, हूर की परी तो थी। हूर की परी तो थी तू। हो गई शादी, बन गई तू मेरी अर्धांगिनी। और अर्धांगिनी होने के नाते मैं तुझे अपने दिल की सब अच्छी बुरी बातें बताने लगा। कितना कूड़ मगज था मैं। दिमाग में कभी ख्याल तक नहीं आया कि तू मेरी पत्नी नहीं, सदा बाबा खान की जासूस रही। ऐसी जासूस जिसे उसने मेरे हृदय, दिलो दिमाग और आत्मा के बेहद नज़दीक नियुक्त कर दिया था। इतने नज़दीक कि मेरी कोई भी बात उससे छुपी नहीं रह सकती थी। मैं तुझे बताता, तू उसे सप्लाई कर देती। ये झूठ है। झूठ बोला तो काट कर फेंक दूंगा डार्लिंग। कृपया प्लीज़, कृपाल प्लीज़ संभालो खुद को। पता नहीं ये वहम तुम्हें कैसे हो गया। अगर ये वहम है तो बाबा खान को कैसे पता लग गया कि मैंने उसे नेस्तो नाबूद करने के मंसूबे बनाए थे? वो साला चिंगारा कहता है बाबा खान में लोगों के दिलों में झांकने की क्षमता है। जादूगर साबित करना चाहता है बाबा खान को। मैं उसी वक्त समझ गया छेद कहाँ है। लेकिन न जंगारा से कुछ कहा, न त्रिवेणी के बार बार पूछने के बावजूद तेरा नाम लिया। क्योंकि क्योंकि हिसाब किताब मुझे करना था तुझसे। बस एक सवाल का जवाब दे दे, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। जो बात तुझे और मुझे पता थी वो बाबा खान को कैसे पता लग गई? मैं क्या कह सकती हूँ? नहीं कह सकती तो नकटी और गंजी होने के लिए तैयार हो जा। आप ऐसा नहीं कर सकते। कमाल कर रही है तू। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो आरोप झूठा है जो आप मुझ पर लगा रहे हैं। अच्छा छोड़, बस इतना बता दे, रिस्ट वॉच कहाँ है मेरी? ये बात तो ज़रूर जानती होगी तू। रिस्ट वॉच? वही जिसमें स्विस बैंक का लॉकर नंबर है। कह चुकी हूँ मुझे नहीं पता। हद मत कर। मतलब, ना ये कबूल कर रही है कि तू बाबा खान की जासूस है, ना रिस्ट वॉच का पता बता रही है। यह हद करने वाली बात नहीं तो और क्या है? और तू जानती है किसी का भी हद से गुजरना मैंने कभी पसंद नहीं किया। दिमाग चटक जाता है मेरा। इसलिए मान जा, बता दे रिस्ट वॉच का पता। यकीन करो कृपाल, मुझे नहीं मालूम। इस बार जवाब गौरव ने मुंह से नहीं हरकत से दिया। करीब तो पहले ही पहुंच चुका था उसके। सेंटेंस पूरा होते ही उस्तरा लेकर झपट पड़ा। बड़ी तेजी से नीचे बैठ गई रेवती। न सिर्फ बैठ गई बल्कि बगल के नीचे से निकल कर पीछे भी पहुंच गई। ऐसा ना करती तो सचमुच उस्तरा उसकी नाक काट चुका होता। झोंक में गौरव का उस्तरे वाला हाथ दीवार से टकराया। गजब की फुर्ती के साथ पलटा वह। रेवती और डरने या गिड़गिड़ाने की जगह उसके हर हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार नजर आ रही थी। उसे उस मुद्रा में देखकर गौरव कह उठा, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। आई झाई देनी भी आती है तुझे तो। पहली बार पैतरा देखा तेरा। मैं फिर कहती हूँ कृपा। इस बार रेवती ने चेतावनी सी दी, बाज आओ अपनी बेवकूफ़ी से। तुम बेवजह मुझ पर शक कर रहे हो। और अगर बाज नहीं आया तो क्या करेगी? गोली मार दूंगी तुझे। कहने के साथ अपने वक्ष स्थल से नन्हा सा रिवॉल्वर निकालकर रेवती ने उस पर तान दिया। औकात पर उतरने के लिए शुक्रिया। बहुत चाह, बहुत चाह कि एक बार फिर शीशे में उतार सकूं तुझे। यही हुक्म था बाबा खान का। मगर तू नहीं माना। सारे कार्ड ओपन करने पर मजबूर कर ही दिया मुझे। सुनना ही चाहता है तो सुन। ठीक कहा तूने। तेरी पत्नी मैं बनी ही तेरे दिल का हाल बाबा खान तक पहुंचाने के लिए थी। अपने आदमियों के ऐसे ही स्थानों पर नियुक्ति करने में माहिर है बाबा खान। मगर तू ही पत्नी कब समझा मुझे? हमेशा पैर की जूती बनाकर रखा। बेडरूम में नंगी करके नचाता था मुझे। और बाहर सीमा जैसी औरतों की गंदगी में मुंह मारता फिरता था। गंवार और अनपढ़ नहीं हूँ मैं जो वो सब सह जाती, परंतु बाबा खान के इशारे पर वैसी ही एक्टिंग की। तेरे जुल्म सहे, सन के झेली, और आगे भी झेलने को तैयार थी, मगर मैंने खुलने पर मजबूर कर दिया। बात गौरव ने पूरी की। तू आदमी का नहीं, गधे का बीज है, गधे का। रेवती कहती चली गई।
अरे अगर कुत्ते का भी होता तो इतना वफादार ज़रूर होता कि उस बाबा खान से गद्दारी करने के बारे में सोचता तक नहीं, जिसने गंदी नाली से निकाल कर गद्दी पे बैठा दिया। उसी को टसने के इरादे बना बैठा तू। सुनना ही चाहता है तो सुन। मैंने ही तेरे इरादे की जानकारी बाबा खान को दी। बाबा खान ने तेरे कत्ल का हुक्म जिंगारा को दिया। जिंगारा ने ये काम बशीर को सौंपा। और रिस्ट वॉच के लिए बड़ा मरा जा रहा है तू। तो सुन, रिस्ट वॉच के बारे में भी मैंने ही बाबा खान को बताया था। लाखों डॉलर की अहमियत ही क्या है उनके या जिंगारे के लिए। सो बशीर से कहा गया, कत्ल के बाद वह रिस्ट वॉच कीमत समझकर अपने पास रख ले। और उसने ऐसे ही किया। उसी के पास होगी तेरी 2 टके की रिस्ट वॉच। देख चुका हूँ जाने मन। बशीर की कलाई में बंधी अपनी रिस्ट वॉच देख चुका हूँ मैं। गौरव कहता चला गया। इसके बावजूद अगर तुझसे पूछ रहा था तो सिर्फ इसलिए था कि जान सकूं कि तू सच बोल रही है या झूठ। और अब जब तूने सच बोलना शुरू किया तो पता लग रहा है कि मेरी उम्मीदों से काफ़ी ऊपर की चीज़ निकली तू तो। देख ले, इसके बावजूद ठोकरें खाती रही तेरी। मैंने तो ये सोचकर अंधेरे में तीर मारा था कि हो ना हो मेरे इरादे के बारे में तूने ही बाबा खान को बताया होगा, क्योंकि पता ही सिर्फ तुझे था। मगर तू इतनी ऊंची चीज़ निकलेगी ये नहीं सोचा था। कमाल कर दिया तूने तो। 1 साल तक बेवकूफ़ बनाती रही मुझे और मेरी ही ज़िंदगी भर की कमाई को छाती से लगाए घूम रही है। फर्स्ट आई तू, फर्स्ट आई। बाबा खान से टक्कर लेने निकला था। पूरे गैंग से बदला लेगा अपनी हत्या का। रेवती एक एक शब्द को चबाती चली गई। अरे बेवकूफ़, बाबा खान तुझे खिला खिला कर मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे नाटक जारी रखने का हुक्म दिया। अब उन्हें बताना पड़ेगा कि मुझे किन हालात में खुलना पड़ा। मेरे द्वारा तुझे पनडब्बी पर पहुंचाए जाने पर काफ़ी खुश होंगे वे। यानी मेरा क्रियाक्रम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है तेरी। मजबूर कर देगा तो वो भी कर दूंगी। तेरी लाश देखकर बाबा खान शायद ज़्यादा ही खुश हों। भूल गई लगती है तू। रिवॉल्वर की गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर को मिटा सकती है। बंदा फिर नए शरीर में धमकेगा। बार बार नहीं हो सकता ऐसा। अब जल्दी से उस तरह फेंक और हाथ ऊपर उठा ले। देखा त्रिवेणी, गौरव ने रेवती के पीछे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा दावा था कि ऐसा नहीं हो सकता और मैंने कहा था ऐसा है। तुम हार गई। बाबा खान की जासूसी निकली है। रेवती फिरकनी के समान पीछे घूमी और मात खा गई। गौरव ने गोरिल्ले की तरह जंप लगाई थी। अगला दृश्य। त्रिवेणी का मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली, वहाँ एक अनजान नंबर नज़र आ रहा था। इसके बावजूद त्रिवेणी ने ऑन वाला बटन दबाया। मोबाइल कान से लगाने के साथ कहा, हेलो, कृपाल बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी, कहाँ हो? उसकी आवाज़ सुनकर त्रिवेणी के सुस्त शरीर में चुस्ती भर गई। कितना ट्राई किया तुम्हारे मोबाइल पर, क्या तुमने उसे बंद कर रखा है? उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है और चार्ज करने का मेरे पास कोई साधन नहीं था। गौरव कहता चला गया, तुम तो जानती हो सारे शहर की पुलिस मेरी तलाश में। किसी पीसीओ तक भी नहीं पहुंच सका। जिससे बोल रहे हो ये किसका फ़ोन है? एक 14 साल के अमीरजादे का। पट्टा गाड़ी में किसी लड़की से बात करता जा रहा था। मैंने रोका, मोबाइल छीना, 2 चपत लगा और भगा दिया। कहाँ हो इस वक्त? घंटाघर के नज़दीक। तुम कहाँ हो? फार्म हाउस पर। उन्हीं की सुरक्षा कर रही हूँ। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? मिलना मैं भी चाहती हूँ, लेकिन लेकिन परिवार के लोग तो ठीक है ना मेरे? फार्म हाउस के बाहर फोर्स के साथ खुद गिरधारी लाल तैनात है। उसे उम्मीद है तुम यहाँ ज़रूर आओगे। जानता हूँ। यह मोबाइल हथियाने से पहले मैंने वहीं आने की कोशिश की थी। गिरधारी लाल और उसके लाव लश्कर को देखकर लौट आया। वो साला खुंदक निकालने पर आमादा है मुझसे। अच्छा ठहरो, मैं आती हूँ वहाँ। ओके। घंटा घर पर कहाँ मिलोगे? तुम अपनी गाड़ी लेकर आ जाओ, मैं खुद नमूदार हो जाऊँगा। कहने के साथ दूसरी तरफ से कनेक्शन काट दिया गया। मोबाइल ऑफ करती त्रिवेणी कुर्सी से खड़ी हुई। इस वक्त वह फार्म हाउस के बीच बनी छोटी सी इमारत के फाइबर ग्लास शेड के नीचे बैठी थी। उठी, एक नज़र चारों तरफ डाली। इमारत के चारों तरफ विशेष बल्ब लगवाकर उसने भरपूर प्रकाश कर रखा था। जगह जगह रॉ के गनमैन तैनात थे। त्रिवेणी तेजी से चलती इमारत के पीछे पहुंची। वहां डगलस मौजूद था। त्रिवेणी ने उसके नज़दीक पहुंचकर कहा, सतर्क रहना, मैं ज़रा जा रही हूँ। कहाँ? सवाल नहीं, त्रिवेणी ने कठोर लहजे में कहा। सॉरी, डगलस हक पका गया, सॉरी मैडम, करीब 30 मिनट में लौट आऊँगी। कहने के बाद वह पोर्च की तरफ बढ़ी, अपनी गाड़ी में सवार हुई और अगले पल गाड़ी स्टार्ट होकर फार्म हाउस के गेट की तरफ बढ़ गई। डगलस ने मोबाइल निकाला, तेज़ी से एक नंबर डायल किया और कनेक्शन जुड़ने पर बोला, वो अभी अभी कहीं गई है। कहाँ? बताया नहीं। वो आया? नहीं, आएगा ज़रूर, आते ही इन्फॉर्म करना। कहने के बाद संबंध विच्छेद कर दिया गया। अगला दृश्य। घंटाघर पहुंचे त्रिवेणी को मुश्किल से आधा मिनट गुजरा था कि मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नंबर वही था जिससे कुछ देर पहले गौरव ने बात की थी। त्रिवेणी ने ऑन करने के साथ पूछा, कहाँ हो? तुमसे करीब 100 कदम दूर एक जूस वाले का खोखा है, टी सीरीज जूस कॉर्नर। त्रिवेणी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। टी सीरीज जूस कॉर्नर दाई तरफ नज़र आया। बोली, है उसी के पीछे हूँ। ओके, कहकर उसने कनेक्शन काटा, गाड़ी खोखे की तरफ बढ़ा दी।
और फिर खोखे से एकदम सटाकर रोकी। गाड़ी स्टार्ट थी। गौरव खोखे की बैग से निकलकर इस तरह बाएं दरवाजे के नज़दीक पहुंचा कि त्रिवेणी देख न सकी। तब इल्म हुआ जब गाड़ी का बायां दरवाज़ा खुला और सरसराता सा गौरव बगल वाली सीट पर आ बैठा। गाड़ी आगे बढ़ाती त्रिवेणी ने पूछा, सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं है, फिर इतनी प्रिकॉशंस का कारण? तुमने सुना होगा, अंधेरे की आंखें होती हैं। दीवारों के कान सुने, अंधेरे की आंखें नहीं। चलो, अब सुन लिया। कहने के साथ गौरव ने एक सिगरेट सुलगाई। सफ़र के दरमियान उनके बीच खामोशी छाई रही। कुछ देर बाद त्रिवेणी ने कहा, अगली और पिछली सीटों के बीच में छुप जाओ। क्यों? हम फार्म हाउस के गेट पर पहुंचने वाले हैं और गिरधारी लाल वहीं तैनात है। ओह, कहने के साथ गौरव ने सिगरेट का अंतिम सिरा खिड़की के रास्ते हवा में उछाला और बगैर समय गंवाए जाकर लेट गया, जहाँ पिछली सीट पर बैठने वाले पैर रखते थे। गाड़ी फार्म हाउस के गेट पर पहुंची। गेट के बाहर गिरधारी लाल की गाड़ी खड़ी थी। उसने त्रिवेणी को रुकने का इशारा किया। त्रिवेणी ने गाड़ी रोक दी। हाथ में टॉर्च लिए हुए ड्राइविंग विंडो के नज़दीक आता बोला, बड़ी जल्दी लौट आई। आपसे मतलब? त्रिवेणी ने शुष्क स्वर में पूछा। क्या मैं जान सकता हूँ कहाँ गई थी आप? मैं आपको बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ। जानता हूँ, कहने के साथ उसने टॉर्च ऑन कर दी। हाथ पहले ही ऐसे कोण पर था कि रोशनी सीधी गाड़ी के अंदर पड़ी। इसके बावजूद यदि पूछने की गुस्ताखी कर रहा हूँ तो कारण है ड्यूटी। टॉर्च ऑफ करो मिस्टर गिरधारी लाल। त्रिवेणी गुर्राई। सॉरी। कहने के साथ उसने टॉर्च ऑफ कर दी। त्रिवेणी ने कहा, आपको मेरी गाड़ी की तलाशी लेने का कोई राइट नहीं है। मैं तलाशी नहीं ले रहा था। टॉर्च अचानक ऑन हो गई। ये होशियारी आपको भारी पड़ सकती है। सॉरी मैडम, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर मगर कितने दुख की बात है कि आप एक मुजरिम की मदद कर रही हैं। क्योंकि आप समझ नहीं सकते इसलिए मैं बहस नहीं करना चाहती। गिरधारी लाल ने दूर खड़े पुलिस वालों को अपने नज़दीक आने का इशारा किया। उसकी इस हरकत से त्रिवेणी को शंका हुई। उसने देख तो नहीं लिया गौरव को। बोली, अगर नौकरी से ऊब नहीं गए हो तो आइंदा रोकने की कोशिश मत करना मुझे। मैं जानता हूँ आपसे लिए गए पंगे के अंजाम क्या हो सकते हैं। चलूँ? त्रिवेणी ने पूछा। एक सेकंड। कहने के बाद गिरधारी लाल ने नज़दीक पहुंच चुके पुलिस वालों से कहा, गाड़ी को चारों तरफ से घेर लो जल्दी। त्रिवेणी एक झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती गुर्राती, मिस्टर मिस्टर गिरधारी लाल। बहरा नहीं हूँ मैडम, धीमी आवाज़ भी सुन सकता हूँ, मगर दिमाग से पैदल हूँ। समझ नहीं पा रहा मैं क्या कर सकती हूँ? समझ भी रहा हूँ, इसके बावजूद? त्रिवेणी का वाक्य अधूरा रह गया। गिरधारी लाल ने गजब की फुर्ती के साथ होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर त्रिवेणी की गाड़ी का पिछला गेट खोला और सीटों की लेटे गौरव के सिर पर रिवॉल्वर रखकर गरजा, डोंट मूव मिस्टर गौरव। गौरव था ही ऐसे पोज में कि चाहकर भी हरकत नहीं कर सकता था। उस एक क्षण के लिए तो त्रिवेणी भी सन्न रह गई। गौरव को कवर किए गिरधारी लाल ने कहा, माना कि मुझे आपकी गाड़ी की तलाशी लेने का राइट नहीं है। यह भी माना कि आपके पास विशेष अधिकार है, मगर एक मुजरिम को अपनी गाड़ी में लेकर घूमने का राइट आपको भी नहीं है। क्या जुर्म किया गौरव ने? खुद को कृपाल साबित करने की कोशिश कर रही है। कहने के साथ गिरधारी लाल ने गौरव के बाल पकड़कर बेरहमी से बाहर खींच लिया। बाल खींचने के कारण मारे दर्द के गौरव के अलग से चीखें निकल पड़ी। उनकी परवाह किए बगैर गिरधारी लाल उसे पुलिस वालों की तरफ ढकेलता कर जा, पकड़ ले इसे। त्रिवेणी ने कहा, खुद को कोई और बताना कानून को किसी दफ़ा के तहत अपराध नहीं है। इसका फैसला कोर्ट में होगा। एक सेकंड के लिए छोड़ दे हरामजादे, सिर्फ एक सेकंड के लिए। पुलिस वालों के बंधन में जकड़ा गौरव दहाड़ा। अभी यहीं फैसला कर दूंगा मैं तेरी ज़िंदगी का। देखा? देखा मैडम, किस कदर बदतमीज़ है ये। कहने के साथ उसने पुलिस वालों को हुक्म दिया, ले जाओ इसे, हमारी गाड़ी में बैठा दो। गौरव को पकड़े पुलिस वाले गिरधारी लाल की गाड़ी की तरफ बढ़े। चीखता हुआ गौरव बार बार गिरधारी लाल को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा था। गिरधारी लाल ने अपने होठों पर कामयाबी की ज़बरदस्त मुस्कान लिए त्रिवेणी की तरफ देखा। बोला, जो भी घटितता हुई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। समझ सकता हूँ आपने मुझसे इतनी सख्ती की उम्मीद नहीं की होगी। त्रिवेणी ने जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर रिंग करती उसके पीछे लपकी। गौरव को जकड़े पुलिस वाले पिछली सीट पर बैठ चुके थे। गिरधारी लाल ने अगला बायां दरवाज़ा खोला, सीट पर बैठा और उसे वापस बंद करता हुआ ड्राइवर से बोला, चलो। त्रिवेणी उसके नज़दीक पहुंची। मोबाइल वाला हाथ खिड़की से अंदर डालती बोली, बात करो। कौन है? तुम्हारा बाप, मतलब ज्वाला प्रसाद, प्रदेश का पुलिस प्रमुख। ओह, गिरधारी लाल को झटका सा लगा। ऑन मोबाइल गिरधारी लाल के मुंह के समक्ष किए त्रिवेणी ने पूछा, बात करोगे या नहीं? बात तो करनी पड़ेगी। कहने के साथ गिरधारी लाल का चेहरा तन गया। त्रिवेणी के हाथ से मोबाइल लेते हुए कहा उसने, सुनूंगा, आज इनकी भी नहीं। त्रिवेणी के होठ मुस्कान की शक्ल में फैल कर रह गए। गिरधारी लाल ने मोबाइल कान से लगाते हुए कहा, जय हिंद सर। त्रिवेणी जी से क्यों उलझ रहे हो तुम? ज्वाला प्रसाद की आवाज़ उभरी। क्या जानते नहीं, उन्हें केंद्र से विशेष अधिकारों के साथ भेजा गया है। मैंने गौरव को बड़ी मुश्किल से पकड़ा है सर। सारी रात काली की है अपनी।
और ये उसे अपने गाड़ी में पनाह देती घूम रही हैं। अब चाहती हैं कि मैं उसे छोड़ दूँ। वे चाहती हैं तो छोड़ दो। सॉरी सर। गिरधारी लाल के जबड़े भिज गए। ज्वाला प्रसाद दहाड़ उठे। व्हाट सॉरी? मैं इसे नहीं छोड़ सकता। एक एक शब्द चबाया गया। ये हमारा हुक्म है गिरधारी लाल। आप मुझे बर्खास्त कर सकते हैं सर, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। गिरधारी लाल, पागल तो नहीं हो गए तुम? जब एक अफसर मातहत की मेहनत पर इस तरह पानी फेरे तो मातहत पागल ना हो तो क्या होगा? होश में आओ गिरधारी लाल, होश में आओ। मेरे पास कोर्ट का वारंट है सर। रॉ का चीफ हाई कोर्ट से गौरव की गिरफ्तारी के खिलाफ स्टे ले चुका है बेवकूफ़। उसकी फैक्स कॉपी हमें मिल चुकी है। जिस वारंट के लिए तुम घूम रहे हो, रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक कागज़ बन चुका है वो। गिरधारी लाल के हौसले पस्त, जुबान लड़खड़ा गई। सर, कानून के मुताबिक गौरव को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। टूट गया गिरधारी लाल। फौरन छोड़ दो उसे, ज्वाला प्रसाद ने कहा। यस सर, यस सर। गुस्से की ज़्यादती के कारण दांत भींच कर कहने के साथ उसने एक झटके से मोबाइल ऑफ कर दिया। चेहरा इस कदर भभक रहा था मानो लोहार की भट्टी हो। जी चाह रहा था सामने वाले को गोली से उड़ा दे या खुद को मार ले। उस वक्त त्रिवेणी ने वैसा कुछ नहीं किया जो गिरधारी लाल के गुस्से की आग में घी का काम करता। अपने होंठों पर विजयी मुस्कान तक को न उभरने दिया उसने। जानती थी इस वक्त उसकी ऐसी मुस्कान सचमुच गिरधारी लाल का दिमाग ब्लास्ट कर सकती थी। अतः आहिस्ता से उसके हाथ से अपना मोबाइल लेती बोली, कानून को लागू करने में जिस ईमानदारी, दृढ़ता और इच्छा शक्ति का परिचय आपने दिया उसके लिए मैं आपको सल्यूट करती हूँ। मिस्टर गिरधारी लाल, कोर्ट के सामने हम सब मजबूर हैं क्योंकि कानून का आदर करते हैं। वारंट के समक्ष मैं नतमस्तक थी, स्टे के सामने आप मजबूर हैं। गिरधारी लाल ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। त्रिवेणी ने दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, आप जैसे कर्तव्यपरायण अफसर मैंने कम देखे। छोड़ दो इसे, गिरधारी लाल ने पुलिस वालों को हुक्म दिया। थैंक यू, त्रिवेणी ने कहा। अगला दृश्य। बंद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी गई। अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो दस्तक की ध्वनि बढ़ाई गई। गौरव ने रेवती को आवाज़ें भी देनी शुरू कर दी। तब भी रिजल्ट न निकला तो दरवाज़ा पीटा जाने लगा। त्रिवेणी और डगलस पहले ही उसके साथ दरवाजे पर खड़े थे। अनिष्ट की आशंका से घबराए से रॉ के गनमैन भी वहाँ इकट्ठे हो गए। अब ये सभी बार बार रेवती को पुकारते बकायदा दरवाजे को बड़बड़ा रहे थे। कृपाराम और शारदा भी हड़बड़ाए हुए अपने कमरों से निकलकर वहाँ पहुँचे। गौरव को देखते ही शारदा ने उसे लिपटा लिया। मगर गौरव को इस वक्त उसके प्यार में कोई रुचि नहीं थी। पगला ऐसा चीख रहा था वह। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मैंने पहले ही कहा था त्रिवेणी। उनके हाथ बहुत लंबे हैं। कहने के साथ वह जुनूनी अवस्था में अपने कंधों का हमला दरवाजे पर करने लगा। त्रिवेणी ने गनमैन्स को हुक्म दिया, दरवाज़ा तोड़ दो। गनों के पटों के प्रहार होने लगे। 2 मिनट बाद दरवाज़ा धाड़ से कमरे के फर्श पर जा गिरा और इसी के साथ वहाँ मौजूद ज़्यादातर लोगों की चीखें निकल गई। रेवती, रेवती, चिल्लाते गौरव ने कमरे में पड़े डबल बेड की तरफ बढ़ना चाहा। त्रिवेणी ने पलट कर उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, बगैर सोचे समझे कोई अंदर नहीं जाएगा और कमरे में मौजूद किसी वस्तु को हाथ भी नहीं लगाएगा कोई। सबके साथ उसकी आंखें भी बेड पर मौजूद रेवती की लाश पर स्थिर थी। बड़ा ही बेबस दृश्य था। एक भी बाल नहीं था रेवती के सर पर। नाक भी कटी हुई थी। जिस्म लहूलुहान। बिस्तर पर खून जमा हुआ था। कटी हुई नाक और सिर के बालों का गुच्छा बेड पर ही पड़ा था। इतना ही नहीं, मारे कमरे में लंबे लंबे बाल उड़ रहे थे। सारे कमरे में लंबे लंबे बाल उड़ रहे थे। कारण था ठीक ऊपर फुल स्पीड पर चल रहा सीलिंग फैन। उसकी तेज़ हवा के कारण गुच्छे से अलग हुए बाल कमरे में उड़े उड़े फिर रहे थे। जबड़े भिज गए उसके। चेहरे पर कठोरता छा गई। हलक से गुर्राहट निकली। ये तो होना ही था त्रिवेणी। जब मैंने उनके खिलाफ ऐलान जंग किया है तो ऐसा कुछ होना ही था। अभी तो रेवती मरी है। कल पापा मर सकते हैं, परसों माँ। कृपाल, कृपाल, त्रिवेणी ने उसे झंझोड़ा। गौरव ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, माँ के बाद किसे मारेंगे वे? मुझे। मगर नहीं, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। एक एक हरामजादे को मारने के बाद मरूंगा। तेरी कसम रेवती, बाबा गैंग की चिता को अपने हाथ हाथ से आग लगाऊंगा मैं। होश में आओ कृपाल, होश में आओ। गौरव त्रिवेणी के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। त्रिवेणी उसे बड़ी मुश्किल से शांत कर सकी। सबको वहीं रुकने का इशारा करके कमरे के अंदर दाखिल हुई। बेड के नज़दीक पहुंची। बगैर किसी चीज़ को हाथ लगाए कुछ देर ध्यान से लाश को देखती रही। कट के निशानों को देखती बोली, इसे उस तरह से मारा गया। कोई कुछ न बोला। कृपाल, उसने दरवाजे पर खड़े गौरव से पूछा, यहाँ कोई तहखाना है? तहखाना? बंद कमरे में हत्या की गई है, तहखाना ज़रूर होना चाहिए। हाँ, तहखाना है। कहता हुआ गौरव तेजी से अंदर दाखिल हुआ। कमरे के बीचों बीच वाले पत्थर को जूते से ठकठकाटा बोला, यह है तहखाने का दरवाज़ा। कैसे खुलता है? वो उसने पेंटिंग की तरफ उंगली उठाई। उसके नीचे एक स्विच है। सभी की नज़रें पेंटिंग पर स्थिर हो गई। त्रिवेणी ने पूछा, क्या तुम इसे खोल सकते हो? हाँ, मैंने ही तो बनवाया था ये सब। कहने के साथ वह बेड की तरफ बढ़ा। रुको। वो ठिठका। सवालिया नज़रें त्रिवेणी के फेस पर स्थिर थी।
पेंटिंग को बेड पर चढ़े बगैर नहीं हटाया जा सकता, और बेड पर जहाँ खड़ा होना ज़रूरी है वहाँ लाश है, इसे थोड़े हटाए बगैर। लेकिन गौरव को जैसे कुछ याद आया। इस रास्ते के बारे में मेरे और रेवती के अलावा किसी को पता नहीं था, फिर उन्हें कैसे पता लगा? इस बारे में बाद में सोचेंगे। और वैसे भी, त्रिवेदी ने कहा, रास्ते के बारे में तुम्हारे अलावा कम से कम रेवती को तो पता था। तुम्हारे इरादे की जानकारी तो तुम्हारे अलावा किसी को थी ही नहीं। जब वे उनके बारे में जान गए तो चोर रास्ते के बारे में जानना कौन सी बड़ी बात है? गौरव इस तरह चुप रहा जैसे निरुत्तर हो गया। त्रिवेदी ने पायत की तरफ से बेडशीट पकड़ी और ताकत लगाकर अपनी तरफ खींची। बेडशीट के साथ लाश भी पायत की तरफ सरक आई। अब सिरहाने पर इतनी जगह बन गई कि खड़ा हुआ जा सके। अरे, गौरव चीखा, वो क्या है? क्या है ये? गौरव ने लपक कर वह छोटा कागज़ उठा लिया जो लाश सरकने के साथ रेवती के सिर के नीचे से थोड़ा बाहर निकल आया था। उस वक्त वह कागज़ पर लिखे अक्षरों को पढ़ रहा था जब त्रिवेणी लपक कर नज़दीक आई। कागज़ पढ़ा। उस पर लिखा था, तोहफा नंबर 1, गैरेज वारदात की कीमत। दांत भिसते चले गए गौरव के। कागज़ को मुट्ठी में भींचा। त्रिवेणी ने कंधा थपथपाकर उसे सांत्वना दी। बोली, चोर दरवाज़ा खोलो। गौरव बेड पर चढ़ गया। अभी उसने पेंटिंग उतारने के लिए हाथ बढ़ाई थी कि अरे, लाश को गौर से देख रही त्रिवेणी के मुंह से निकला, हैरत की बात है। क्या हुआ? गौरव ने पूछा। त्रिवेणी तुरंत कुछ बोली नहीं। लाश पर झुककर बहुत ध्यान से वो उसके आसपास के हिस्सों को देख रही थी। उसके इस तरह देखने पर गौरव के दिल की धड़कनें बढ़ गई, ये सोचकर कि वहाँ त्रिवेणी ने वैसा क्या देख लिया जो उसे हैरत का कारण लगा। कुछ गलती, कोई चूक तो नहीं हो गई मुझसे? अधीर स्वर में पूछा उसने। क्या हुआ त्रिवेणी? त्रिवेणी अब भी कुछ नहीं बोली। कुछ बोलो तो सही। गौरव चीख सा पड़ा। त्रिवेणी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। पूछा, चीख क्यों रहे हो? तो तुम बोलती क्यों नहीं? क्या है वहाँ? यहाँ। त्रिवेणी ने पुनः लाश की तरफ देखा। ये खून वहाँ नहीं हुआ। मतलब? कत्ल कहीं और किया गया। यहाँ तो सिर्फ लाश लाकर लिटा दी गई। एक बोझ सा हटा गौरव के दिलो दिमाग से। यह कहा जाए तो गलत ना होगा कि उसका संपूर्ण जिस्म पसीने से तरबतर होते होते बचा था। खुद को नियंत्रित किया। पूछा, ऐसा कैसे कह सकती हो? बेड पर उतना खून नहीं है जितना लाश से निकलना चाहिए, जितना निकला होगा। ओह। गौरव मनी मन त्रिवेणी की तारीफ किए बगैर न रह सका। हालांकि उसका प्लान यह साबित करना नहीं था कि कत्ल यहाँ हुआ है। वो जानता था इस बार उसके कमरे में पहुंचकर त्रिवेणी जान जाएगी कि कत्ल कत्ल वहाँ हुआ है, परंतु उसने सोचा यही था कि इस बात को वहाँ पहुँचने पर जानेगी, जबकि त्रिवेणी यहीं जान गई। खून की मात्रा तक पर ध्यान दे लिया था उसने। ये बात तारीफ के काबिल थी। बात समझ में नहीं आई। त्रिवेणी ने कहा, कत्ल कहीं और किया गया तो लाश यहाँ लाकर क्यों लिटाई गई? गौरव का जी चाहा जोर से ठहाका लगाए और कहे, सनसनी फैलाने के लिए मोहतरमा, सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए। लाश यहाँ ना लिटाई गई होती तो कैसे वो सनसनी फैलती जो इस पर फैली हुई है। मगर ऐसा कुछ कहकर अपने गले में फांसी का फंदा नहीं लगाना था गौरव को, सो चुप रहा। खैर, त्रिवेणी बोली, पेंटिंग हटाओ। गौरव ने हुक्म का पालन किया। पेंटिंग हटी। सबकी नज़र स्पष्ट नजर आते स्विच पर स्थिर हो गई। गौरव ने उस पर हाथ रखा। हल्की गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ पत्थर अपने स्थान पर स्थिर हो गया। सब उस स्थान को इस तरह देख रहे थे जैसे लोग तिलिस्मी रास्तों को देखते हैं। इधर से त्रिवेणी उस तरफ बढ़ी, उधर से गौरव। नीचे अंधेरा था। त्रिवेणी ने इशारे से डगलस को नज़दीक बुलाया। कहा, नीचे उतरो। अगला दृश्य। डगलस सुरंग में पहुंच गया। अब वह ऊपर से चमक नहीं रहा था। तुम ठीक हो ना? त्रिवेणी ने ऊंची आवाज़ में पूछा। नीचे से आवाज़ आई, बहुत अंधेरा है यहाँ। दाईं दीवार में स्विच होगा, गौरव ने कहा। ऑन करो। नीचे शांति छा गई। 2 मिनट बाद कट की आवाज़ के साथ सुरंग में बल्ब रोशन हो गया। ऊपर से सब कुछ नज़र आने लगा। डगलस सुरंग की दिशा में देख रहा था। फिर ऊपर की ओर देखता बोला, यहाँ दूर तक चली गई एक लंबी सुरंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। त्रिवेणी और फिर गौरव भी सुरंग में पहुंचे। वहां का अवलोकन करती त्रिवेणी ने पूछा, सुरंग का दूसरा छोर कहाँ है? फार्म हाउस की चारदीवारी के बाहर एक सरकारी नाले में। बाहर? त्रिवेणी चौकी। नाले में? हाँ। कमाल है। इसमें कमाल की क्या बात है? कुछ नहीं। सवाल को टालती त्रिवेणी आगे बढ़ गई। आओ। तुम चौंकी क्यों? गौरव ने पूछा। कोई खास बात नहीं थी। गौरव चुप रह गया। दोबारा पूछना मुनासिब नहीं लगा उसे, परंतु ये बात ताड़ चुका था कि खास बात तो ज़रूर कुछ है। निश्चय ही त्रिवेणी ने कुछ नोट किया। कुछ खटका है उसे। क्या? लाख दिमाग घुमाने के बावजूद समझ न सका, और फिर दिमाग में दूसरा सवाल लेगा, अगर उसे कुछ खटका है तो मुझसे क्यों छुपा रही है? क्या इसे शक हो गया है? कुछ नहीं पता इस महामाया का। बेहद खर्राट है, लेकिन क्या शक हो सकता है मुझ पर? कहाँ क्या गड़बड़ हो गई है? कुछ देर उसका दिमाग इन सवालों में उलझा रहा। जवाब नहीं सूझा तो नसों में जकड़न सी महसूस की, और जकड़न सी महसूस की तो लगा यदि मैं इस अवस्था में रहा तो कोई गलती कर सकता हूँ। गलती की तो त्रिवेणी से फ़ौरन पकड़ लेगी। सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। जहन को नसों की अकड़न से आज़ाद करने के लिए सिर को झटका दिया। अगला दृश्य।
10 बाई 10 के कमरे में कदम रखती त्रिवेणी ने कहा, यहाँ हुआ है कत्ल। यह ताड़ना कोई खास बात नहीं थी। कालीन पर जगह जगह खून बिखरा पड़ा था और एक जगह तो ढेर सारा खून था। वह जगह वह थी जहाँ रेवती की लाश गिरी थी। गौरव ने ध्यान दिया। त्रिवेणी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जैसे कुछ सूंघ रही हो। अभी वह कुछ समझ भी नहीं पाया था कि त्रिवेणी ने कहा, हत्यारा सिगरेट पीता था। डगलस आगे बढ़ा, कालीन पर जूते से कुचली गई सिगरेट उठाता बोला, ये रही। गौरव उसके नज़दीक पहुंचा। सिगरेट इस तरह डगलस के हाथ से छीनी जैसे किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे के हाथ से अपना खिलौना छीना। सिगरेट को देखता दांत भींच कर क्या उठा। जिंगारा मतलब? डगलस ने पूछा। जिंगारा ने की है रेवती की हत्या। मैं जानता हूँ उसी का ब्रांड है ये। छोड़ूंगा नहीं साले को। आश्चर्य की बात है कि इस काम को अंजाम देने जिंगारा यहाँ अकेले आया। त्रिवेणी बुदबुदाई। गौरव ने पूछा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? चोर रास्ते से आना और कत्ल करके इसी रास्ते से निकल जाना ज़रा भी मुश्किल काम नहीं है। एकदम आसान है। इतना आसान काम करने को जिंगारा आए वह है। जिंगारा जिसके हुक्म पर सैकड़ों आदमी इस काम को अंजाम दे सकते थे। बात कुछ जमती नहीं। उसके लिए अपने किसी प्यादे को हुक्म देना काफ़ी था। गौरव के जहन में खतरे की घंटी बजने लगी। ये एक ऐसा पॉइंट था जिस पर प्लान बनाते वक्त उसने इस ढंग से बिल्कुल नहीं सोचा था। गड़बड़ को संभालने की गर्ज से बोला, मुमकिन है रेवती को उसने अपने हाथों से मारने का फैसला किया। ऐसी इज्जत वह अक्सर पकड़ जाता है। डगलस चौंका। बोला, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। वजह? जहाँ तक मैंने जंगारा के बारे में सुना है, प्रोफेशन के बारे में ज़रा भी भावुक नहीं है। उसका सिद्धांत है, काम होना चाहिए, जज्बातों की कोई अहमियत नहीं है। गौरव झुंझला कर के उठा। जंगारा को तुम ज़्यादा जानते हो या मैं? जी, मगर अपनी चोच बंद रखो तो बेहतर होगा। कृपाल ठीक कह रहा है डगलस। त्रिवेणी ने उसे टोका। जंगारा को तुम इससे बेहतर नहीं जान सकते। तुम फिर भी सुनी सुनाई बात कह रहे हो, जबकि कृपाल ने उसके साथ काम किया है। मुझे जंगारा इतना बेवकूफ़ नहीं लगता है कि घटनास्थल पर सिगरेट जैसा प्रूफ छोड़ जाए। तुम बेवकूफ़ियों भरे सवाल अपने दिमाग में रखो। गौरव भड़क उठा। जिंगारा उन हरामजादों में से नहीं है जो हत्या तो करते हैं, मगर ऐसी सावधानी के साथ कि इन्वेस्टिगेटर उसकी बू न सूंघ सके। ये टेंडेंसी उन हत्यारों की होनी है जिनकी मंशा खुद छुपाए रखना हो। जबकि जिंगारा उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि लोगों को पता लगे क्राइम जिंगारा ने किया, और नाम होगा, दहशत फैलेगी। भले ऐसा शख्स घटनास्थल पर अपना प्रूफ छोड़ने से क्यों हिचकेगा? बल्कि मैं तो कहूँगा सिगरेट जानबूझकर छोड़ी होगी उसने, ताकि हम जान सके रेती का कत्ल उसने किया है। कृपाल की बात में दम है डगलस। त्रिवेणी ने कहा, तुम शायद लाश के पास से मिले कागज़ को भूल रहे हो। कागज़? खुद को छुपाने की मंशा रखने वाले हत्यारे ऐसे कागज़ नहीं छोड़ते। उसमें लिखी इबारत से स्पष्ट है कि वह काम बाबा गैंग का है। जिंगारा या बाबा गैंग, बात एक ही हुई। यह मर्डर उन्होंने एलानिया किया है, तो घटनास्थल से सिगरेट हटाने की कोशिश करने की क्या ज़रूरत थी? डगलस चुप रह गया। उत्साहित गौरव ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ। मगर एक बात उलझन पैदा कर रही है कृपाल। वो क्या? जो शख्स कागज़ छोड़ता है, सिगरेट छोड़ता है, वही शख्स अपने फुट स्टेप्स और फिंगरप्रिंट्स मिटाने की कोशिश करता है। मतलब? याद करो, रेवती की लाश देखते ही जब तुम कमरे में घुसने वाले थे तो मैंने टोका था। कहा था, ना बगैर सोचे समझे किसी को कमरे में घुसना है, ना किसी वस्तु को हाथ लगाना है। मगर उसके बाद मैंने तुम्हें और डगलस को खुद कमरे में बुलाया, तुमसे पेंटिंग हटवाई, रास्ता खुलवाया, डगलस को नीचे उतारा। क्यों? क्यों मैंने अपने ही प्रिकॉशंस पर अमल नहीं किया? क्यों? क्योंकि देख चुकी थी कि कमरे का फर्श सफ़ेद पत्थरों का होने के बावजूद ना उस पर रेवती के फुट स्टेप्स थे और ना किसी और के। जबकि उस पर फुट स्टेप्स ना बनना असंभव था। मैं समझ गई कि हत्यारा चालाक था। जाने से पूर्व हर जगह से अपने निशान मिटा गया। जिसने फुट स्टेप्स नहीं छोड़े थे उसने पेंटिंग या स्विच पर उंगलियों के निशान छोड़े होंगे। ऐसा सोचना बेवकूफ़ी होती, अतः मैंने बेधड़क खुद हर वस्तु को छेड़ने की इजाज़त दी थी। उसी तरह वहाँ बिछे कालीन को ध्यान से देखो। हम तीनों के अलावा कहीं किसी अन्य का फुट स्टेप्स नहीं मिलेगा। जाहिर है यहाँ से भी निशान साफ किए गए। निशान साफ करने वाला क्योंकि था ही गौरव, अतः उससे बेहतर कौन जान सकता था कि त्रिवेणी अक्षरश ठीक कह रही है। अंदर ही अंदर थरथरा कर रह गया गौरव। जब उसने ये सब किया तो सोच रहा था कितना होशियार है वो, लेकिन अब जब त्रिवेणी ने यह सब कहा तो लगा वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। ये क्या मूर्खता की उसने। त्रिवेणी की बातें इतनी ज़्यादा तर्कसंगत थीं कि चाहकर भी उन्हें काटा नहीं जा सकता था। अतः कहना पड़ा, इन विरोधाभासी बातों से नतीजा क्या निकलना है? नतीजा सीधा और साफ है, ये काम चिंगारा या बाबा गैन ने नहीं किया। चीख सी निकल गई गौरव के अलग से। और कौन कर गया? कोई ऐसा शख्स जो शक चिंगारा पर डालना चाहता है। लेकिन ऐसा करेगा कौन और क्यों? गौरव को पूछना पड़ा। जवाब बहुत विस्फोटक है। विस्फोटक? इतना ज़्यादा कि खुद मेरा दिमाग चकरा रहा है, मगर करूँ क्या? चारों तरफ से सोचने पर जवाब वही आ रहा है। धाड़ धाड़ करते दिल के साथ गौरव ने पूछा, क्या जवाब आ रहा है? उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझसे? संभलने की लाख चेष्टाओं के बावजूद आवाज़ लड़खड़ा गई। उसे बहुत गौर से देखती त्रिवेणी ने पूछा, तुम्हें ऐतराज़?
मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? उसकी तरफ देख रही त्रिवेदी सिर्फ देखती रही। तुरंत कोई सवाल नहीं किया उसने। उस क्षण पेट से गैस का गोला सा उठकर बार बार गौरव के जहन पर टक्कर मार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे त्रिवेदी की ब्लेड की धार जैसी नीली आंखें अंतर को चीरती चली जा रही हैं, जिसमें के सभी मसा में ढेर सारा पसीना उगलने के लिए फड़फड़ा रहे थे। दिलो दिमाग पर घबराहट काबिज होती नजर आई और उस घबराहट को चेहरे पर परिलक्षित होने से रोकने की खातिर बोला, पूछो ना, क्या जानना चाहती हो? ऊपर वाले कमरे में लगे पत्थर को सुरंग की तरफ से नहीं हटाया जा सकता था? सकता ना? नहीं। यानी उसे रेवती ने खोला? जाहिर है। क्यों? मतलब? बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। सोचो, क्या हुआ होगा? रेवती ने किन हालात में क्यों खोला? रेवती ने दरवाज़ा? हत्यारे ने नीचे से पत्थर को खटखटाया होगा और रेवती ने पेंटिंग हटाकर दरवाज़ा खोल दिया। क्यों? इस सवाल का जवाब गौरव पहले ही सोच चुका था, इसलिए फ़िलहाल कोई असुविधा नहीं हो रही थी उसे। बल्कि ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि थोड़ा वह भी बोलने के मूड में आता बोला, वाकई सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों किया उसने? शोर क्यों नहीं मचाया? वो जानती थी खतरा है। बाहर रॉ के लोग उसी खतरे से निपटने के लिए पहला पहरा दे रहे हैं। इसके बावजूद पत्थर खटखटाए जाने पर वह चुपचाप उठकर रास्ता खोल देती है। किस मानसिक अवस्था में होगी रेवती? उसके द्वारा रास्ता खोल देना ऐसी पहेली है। ओह हाँ, त्रिवेणी की बात काटकर गौरव ने ऐसी एक्टिंग की जैसे वह ये विचार अभी अभी आया। कहता चला गया वह, शायद मेरी समझ में इस पहेली का हल आ गया है। बोलो। त्रिवेणी ने उत्सुकता दिखाई। रेवती जानती थी इस रास्ते के बारे में, उसके अलावा सिर्फ मुझे पता है। पत्थर खटखटाया जाने पर उसने सोचा होगा नीचे मैं हूँ, इसलिए उसने शोर मचाने या मदद मांगने आदि की जगह रास्ता खोल दिया। एकमात्र यही वजह हो सकती है, लेकिन पत्थर हटाते ही जब देखा होगा कि तुम नहीं हो तो चीख पड़ना चाहिए था। आगंतुक ने इतना मौका नहीं दिया होगा। हुआ तो यही होना चाहिए, लेकिन ज़रा मुश्किल लगता है। पत्थर हटाते हुए रेवती बेड पर पड़ खड़ी होगी। दोनों स्थानों के बीच इतनी दूरी है कि आदमी भले ही जितना फुर्तीला हो, मगर रेवती के चीखने से पहले उस तक नहीं पहुंच सकता। बहरहाल आगंतुक ने जैसे भी रोका, रेवती को चीखने से रोका तो हो गई, वरना उसका खेल उसी क्षण खत्म हो जाता। महत्वपूर्ण बात यह थी कि रेवती ने रास्ता क्यों खोला। उसका जवाब हमें मिल चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि रास्ता उसने मेरे ही वहम में खोला होगा। एक और सवाल। गौरव ने फेस पर सवालिया निशान पैदा किए। तुम इस रास्ते से क्यों नहीं आए? गौरव के दिलो दिमाग पर यह सवाल गड़गड़ाती बिजली बनकर गिरा। मुंह से निकला, मतलब? मतलब पूछने का मतलब ही पैदा नहीं होता कृपाल। उसे बुरी तरह घूरती त्रिवेणी कहती चली गई। सवाल बिल्कुल सीधा है। तुम्हें फार्म हाउस आना था। इसके लिए एक लड़के का मोबाइल लूटने की जहमत उठाई, मुझे फ़ोन किया, घंटा घर बुलाया, क्यों? ये सब क्यों किया? फार्म हाउस पहुंचने का ये सीधा रास्ता था तुम्हारे पास? रास्ते का दूसरा सिरा फार्म हाउस की चारदीवारी के बाहर नाले में। ओह, तो रास्ते के बारे में सुनकर तुम्हारे चौंकने का कारण ये था? मुझे जवाब चाहिए। पहले दे चुका हूँ। तुम्हें फ़ोन करने से पहले मैंने यहाँ आने की कोशिश की थी। पुलिस पहरे की वजह से लौट जाना पड़ा। यानी पुलिस वहाँ भी थी जहाँ नाले में इस रास्ते का दूसरा सिरा है? यकीनन। तो आगंतुक वो जो भी था यहाँ कैसे पहुँचा? क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैंने कहा ही था जवाब विस्फोटक है। क्या बक रही हो तुम? मैं रेवती की हत्या क्यों करने लगा? जवाब हर सवाल का है मेरे पास। तो बोलो। अपनी घबराहट छुपाने के लिए गौरव चीखता चला गया। बोलो, क्यों करूँगा मैं रेवती की हत्या? क्यों अपनी ही बीवी का मर्डर करूँगा? उसने काम ही ऐसा किया था कि तुम्हें कत्ल कर देना चाहिए था। कौन सा काम? तुम्हारा इरादा बाबा खान को बताया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ये विस्फोट गौरव को अपने अंदर होते महसूस हुए। लगा समस्त अस्तित्व परमाणुओं में विभक्त होकर बिखर गया। दिमाग ने आत्मा से पूछा, क्या कोई ऐसी बात भी है जो इस महामाया से छुपी हो? ये भी पता है तो बचा क्या? खेल खत्म हो चुका है। ऐसी हालत हो गई उसकी कि त्रिवेणी के कथन पर प्रतिक्रिया करने तक का होश न रहा। उस वक्त वह अपने होशोवास में नहीं था जब त्रिवेणी ने फेस पर उभरने वाले एक एक भाव को रीड करते हुए कहा, गलत तो नहीं कहा मैंने? कोई आदमी, गौरव ने होश संभाला, किसी दूसरे आदमी को कल्पनाएं करने से कैसे रोक सकता है? मतलब? कह चुका हूँ, रेवती को मेरे इरादे के बारे में मालूम नहीं था। इसके बावजूद अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो क्या कर सकता हूँ? एक बात अच्छी तरह समझ लो कृपाल। एक एक शब्द पर जोर देती त्रिवेणी कहती चली गई। बाबा खान भले ही चाहे जितना बड़ा डॉन सही, मगर काले जादू का जानकार नहीं है जो उस बात को जान जाए जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल में थी। ये बात मैं तो क्या 10 साल का बच्चा भी नहीं मान सकता कि तुमने अपना इरादा किसी को नहीं बताया, और फिर भी बाबा खान को पता लग गया। किसी न किसी से अपने इरादे का जिक्र तुमने ज़रूर किया होगा। बात अच्छी हो या बुरी, दिल की बात रेवती से ज़रूर करते थे। रिस्ट वॉच का राज उसे बताना एक उदाहरण है। इन सब बातों की रोशनी में ये साफ साफ नज़र आने लगता है कि गैरेज में चिंगारा के मुंह से जैसे ही तुम्हें यह पता लगा कि तुम्हारी हत्या का कारण बाबा खान को तुम्हारे इरादे की जानकारी होना था, वैसे ही समझ गए कि ये जानकारी उसे रेवती ने दी है।
अपने कैरेक्टर के मुताबिक तुमने उसी समय रेवती को अपने हाथों से सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। हमसे झूठ बोला कि अपना इरादा तुमने किसी को नहीं बताया। उसके बाद तुमने अपनी फैमिली को मेरे ही हाथों यहाँ शिफ्ट कराया, यहाँ जहाँ तुम आराम से रेवती को उसके किए की सज़ा दे सकते थे। साथ ही ऐसा षड्यंत्र रच सकते थे जिससे इस कृत्य को जिंगारा या बाबा गैंग का किया साबित कर सको। वही किया। क्या फ़ायदा था इसमें मेरा? खुद को छुपाए रखना, मेरी सहानुभूति अर्जित करना और गैंग के खिलाफ मेरे दिल में ज़्यादा जहर भरना। गौरव को कहने के लिए कुछ सूझा नहीं। एक बात, एक बात भी तो ऐसी नहीं थी जिसे त्रिवेणी समझ न गई हो। गौरव को लगा लफ्ज़ सामने खड़ी त्रिवेणी के मुंह से नहीं बल्कि उसकी अपनी आत्मा के मुंह से निकल रहे हैं। जैसे उसका अपना दिलो दिमाग बनकर बोल रही थी त्रिवेणी। उसने वही सब सोचकर वह सब किया था जो त्रिवेणी कह रही थी। ऐसी जासूस उसने लाइफ में पहली बार देखी थी जो घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद हत्यारे का दिलो दिमाग बन बैठे। अगला दृश्य। ठीक कहा तुमने, ठीक कहा। सच्चाई वही है जो तुमने कही, एक झटके से कह दिया गौरव ने और साथ ही उसका चेहरा भभक उठा। सचमुच रेवती की हत्या मैंने की है। मैंने ही बाल उतारे हरामजादी के, मैंने ही नाक काटी है। क्योंकि क्योंकि उसका गुनाह सिर्फ इतना नहीं था कि मेरे इरादे की जानकारी बाबा खान को दी और उसी से बाबा खान ने मेरी हत्या कराई। गुनाह इतना ही होता तो तुम्हारी कसम त्रिवेणी में उसे माफ़ कर देता, भूल जाता कि वो मेरी हत्या का कारण है। इससे ज़्यादा क्या किया उसने? मेरे विश्वास को छला कमीनी ने। गौरव भावुक स्वर में दांत भींच कर कहता चला गया। पर यकीन की धज्जियाँ उड़ाई हैं। सॉरी, मेरे यकीन की धज्जियाँ उड़ाई हैं। सचमुच मैंने उस पर बहुत विश्वास किया, अपनी आत्मा अपनी रूह समझा उसे। तभी तो रिस्ट वॉच के बारे में केवल बताया ही नहीं बल्कि नॉमिनी भी उसे ही बनाया। हर काम किया जो एक आदर्श पति अपनी पत्नी के लिए करता है। लेकिन वो कभी एक क्षण के लिए भी मेरी पत्नी न बन सकी। मतलब वो हर पल हर लम्हा बाबा खान की एजेंट थी। मेरे दिल का हाल बाबा खान तक पहुंचाना ही उसकी ड्यूटी थी। दरअसल उससे मेरी शादी कराने वाला भी बाबा खान ही था। त्रिवेणी उसके भभकते चेहरे को देखती रही। काश, काश उस वक्त वो मेरे पैरों में पड़ गई होती। मेरा इरादा बाबा खान को बताने के लिए माफ़ी मांग लेती तो तो शायद मैं उसे बख्श देता। उस तरह अपने साथ लाया ज़रूर था, मगर उसे मारने के लिए नहीं बल्कि गुनाह को बुलवाने के लिए। लेकिन उस हरामजादी ने तो रिवॉल्वर निकाल लिया, मुझे ही मारने पर आमादा हो गई। और और कहता कहता इस तरह चुप हो गया गौरव जैसे भावुकता की ज़्यादती के कारण बोला ना जा रहा हो। कुछ देर त्रिवेणी शांत रही, फिर कहा, बोले कृपाल, और क्या? वो अगले इलेक्शन में खड़ी होने वाली थी। मतलब षड्यंत्र बहुत बड़ा था, गौरव कहता चला गया। जब उसे यकीन हो गया कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तो अपनी असलियत पर उतर आई। कहने लगी, सुन नहीं चाहता है तो सुन कृपाल, मैं बचपन से बाबा खान के गैंग की मेंबर हूँ, जिसमें मुझ जैसी लड़कियों के लिए कोई महत्व नहीं रखता। बाबा खान के इशारे पर वैश्यावृत्ति तक कर सकती हैं। मुझे तो फिर भी सिर्फ एक आदमी का बिस्तर गर्म करने का काम सौंपा गया। तेरे दिल का हाल जानने के लिए मैं तेरे दिल की रानी बनी और जो तू सोचता था वो सब बाबा खान तक पहुंचाती रही। जब तूने बाबा खान के बारे में वो सोचा जिसके बाद तुझे ख़त्म करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, तो हत्या कर दी गई। प्लान ये था कि अगले इलेक्शन में मैं तेरी विधवा के रूप में उसी सीट से खड़ी होंगी जिससे जीतता रहा है। बाबा खान को पूरी उम्मीद थी कि मैं जीतूंगी। आज़ादी के 50 साल भी हिंदुस्तान का मतदाता इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि दिमाग से मतदान कर सके। इस देश की जनता आज भी दिल से वोटिंग करती है। सहानुभूति वोटों से मुझे एमएलए बनना था। बाबा खान चीफ मिनिस्टर बनने तक का प्लान बना चुका था और उसके बाद मुझे वो करना था जो बाबा खान मुझसे उससे चाहते थे। मगर जाने कैसे तू रूपम के रूप में लौट आया। सारा प्लान गुड़ गोबर हो गया बाबा खान का। सारी दुनिया की तरह उसके और मेरे लिए भी ये जानना अहम हो गया कि ये चक्कर क्या है। इस कोशिश में लगे ही थे कि रूपम भी मर गया, तू सामने आया और अब तू मेरे रिवॉल्वर के निशाने पर है। तू मरेगा कृपाल। हर बार वो चमत्कार नहीं हो सकता जो 2 बार हो चुका है। मैं चुनाव लड़ूंगी, चीफ मिनिस्टर बनूंगी और बाबा खान का सपना हर हाल में साकार होगा। उसके बाद कौन मर्द होगा जो उस औरत के मुंह से इतना सब सुनने के बाद अपने काबू में रह सके, जिसे उसने 1 साल तक अपनी पत्नी समझा हो, चाहा हो, प्यार और विश्वास किया हो। जज्बाती सर में गौरव कहता चला गया। उसके बाद मैंने ऐसी एक्टिंग की जैसे तुम उसके पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही हो। वो झांसे में आ गई। रिवॉल्वर इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया मैंने, उस तरह से काट डाला। लाश के बाल उतारे, नाक काट ली। वो इसी लायक थी त्रिवेणी, इसी लायक थी हरामजादी। रिस्ट वॉच के बारे में नहीं पूछा तुमने? नहीं। त्रिवेणी ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, क्यों? इतना होश ही कहाँ रहा मुझे। फिर भी रिस्ट वॉच तुम्हारे लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण थी। दुख है त्रिवेणी, सब कुछ बताया जाने के बावजूद तुम मेरी उस वक्त की मानसिक अवस्था को नहीं समझ पा रही।
रेवती को चीर फाड़ कर डालने के अलावा मुझे कुछ सूझा ही नहीं। और वैसे भी क्या करना था रिस्ट वॉच के बारे में जानकर? जब कातिलों का ही पता लग गया हो तो रिस्ट वॉच की क्या अहमियत रही? चिंगारा की बात सुनकर अगर तुम समझ गए थे कि होना हो बाबा खान को तुम्हारे इरादे के बारे में रेवती नहीं बताया, तो मुझे विश्वास में क्यों नहीं लिया? झूठ क्यों बोला? जब हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर मिशन पर काम करने का निश्चय कर चुके थे तो ये काम अकेले क्यों किया? बता चुका हूँ। शुरू में मालूम नहीं था रेवती बाबा गैंग की जासूस है। उस वक्त ये मामला मुझे पति पत्नी के बीच का पर्सनल मामला लगा था, ना कि बाबा गैंग से कनेक्टेड। इसलिए कत्ल के बाद तो पता लग गया था। त्रिवेणी ने उसकी बात पुनः काटी। छुपाया क्यों? गलती हो गई त्रिवेणी, भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। एक शर्त पर। 1000 शर्तें कबूल। तो बताओ अगला स्टेप क्या होगा हमारा? अगला दृश्य। क्या कहा उसने? जिंगारा ने पूछा। क्या बताया अपना अगला स्टेप? फिलहाल कुछ नहीं बताया, डगलस ने मोबाइल पर कहा। मेरे ख्याल से अभी वह कुछ सोच नहीं पाया। ओके, नज़र रखो उन पर। क्या रेवती के बारे में वो सब सच है जिंगारा साहब जो कृपाल ने त्रिवेणी को बताया? तुम्हारा काम सिर्फ हमें रिपोर्ट देना है डगलस, सवाल करना नहीं। जिंगारा का कठोर एवं शुष्क स्वर उभरा। सॉरी सॉरी सर। फिर भी केवल तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बता रहे। रेवती सचमुच गैंग की मेंबर थी। जी जी। इस वक्त कहाँ हैं दोनों? कहीं गए, कहाँ पता नहीं। नाराज़गी भरा स्वर। तुम फालतू बातें ज़्यादा पता रखते हो, काम की बातें कम। मेरी लिमिटेशंस है सर। वहाँ तैनात रहना पड़ता है जहाँ त्रिवेणी कहे। कृपाराम और शारदा देवी को यहीं छोड़ गए। मेरा काम है उनका ख्याल रखना। जैसे भी हो पता करो इस वक्त वे कहाँ हैं। अगला दृश्य। तंग फंग सूप पीने के बाद गौरव और त्रिवेणी की नज़रें मिली तो उनमें खास चमक थी। इस वक्त वे दोनों एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बैठे थे। टाइम क्योंकि न लंच का था न डिनर का, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ। इक्का दुक्का सीटों पर बैठे लोग आपस में बतिया रहे थे। चारों तरफ नज़र डालने के बाद गौरव ने त्रिवेणी को खास इशारा किया। बिल 42 रुपये बन गया। त्रिवेणी ने 50 का नोट प्लेट में डाला और गौरव के साथ उठकर खड़ी हो गई। गौरव रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के लिए मुख्य द्वार की तरफ नहीं बल्कि त्रिवेणी को अपने पीछे आने का इशारा करके लेडीज़ टॉयलेट की तरफ बढ़ा। सस्पेंस में डूबी त्रिवेणी ने उसे फॉलो किया। कुछ देर बाद दोनों टॉयलेट के अंदर थे। त्रिवेणी ने साफ महसूस किया कि गौरव सबकी नज़रों से छुपकर यहाँ आया। त्रिवेणी के अंदर आती गौरव ने टॉयलेट का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। त्रिवेणी ने पूछा, क्या कर रहे हो तुम? देखती रहो, कहने के साथ गौरव ने जापानी कमोड सीट के साथ लगी फ्लश टंकी का ढक्कन उठाया और दायां हाथ बेचक उसके अंदर डाल दिया। जिंगारा का वह बार इस चाइनीज़ रेस्टोरेंट के ठीक सामने सड़क के उस पार है, जहाँ सारी रात अवैध रूप से जुआ चलता है। त्रिवेणी ने पूछा। टंकी में कुछ टटोलने की कोशिश करते हुए गौरव ने कहा, बताया तो था तुम्हें। फिर यहाँ इन रहस्यमय हरकतों का क्या मतलब है? त्रिवेणी ने पूछा। टंकी में क्या टटोल रहे हो तुम? क्या यहाँ कोई? त्रिवेणी का सेंटेंस अधूरा रह गया। हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ कुछ टाइल्स एक तरफ को सरक गए थे। एक छोटा सा दरवाज़ा नजर आने लगा वहाँ। चेहरे पर आश्चर्य के बावजूद त्रिवेणी उस दरवाजे को देखती रह गई, जहाँ से नीचे उतरने वाली सीढ़ियाँ नजर आ रही थी। होंठों पर चंचल मुस्कान बिखेरे गौरव ने कहा, ये है मेरे साथ रहकर बाबा गैंग की खटिया खड़ी करने के मिशन पर निकलने के फ़ायदे। चक्कर क्या है ये? वो भी समझा दूंगा। दरवाज़ा पार करके सीढ़ी पर कदम रखते गौरव ने कहा, फिलहाल मेरे साथ आने से पहले टॉयलेट का दरवाज़ा अंदर से खोल दो। कोई आ गया तो? उससे पहले हमें गुम हो जाना चाहिए, जल्दी करो। त्रिवेणी ने वैसे ही किया। गौरव के हाथ में एक पेंसिल टॉर्च थी। 5वीं सीढ़ी क्रॉस करते ही गड़गड़ाहट की धीमी आवाज़ के साथ सीढ़ियों के ऊपर बना दरवाज़ा लुप्त हो गया। गौरव ने कहा, अब रेस्टोरेंट से टॉयलेट में चाहे जो कराती रहे, स्वप्न तक में नहीं सोच सकती कि वहाँ से यहाँ भी पहुँचा जा सकता है। लेकिन कृपाल, ऐसे चोर रास्ते से आम रेस्टोरेंट में? सामने वाले बार भी जिंगार सामने वाला बार भी जिंगारा का है, ये रेस्टोरेंट भी। वो घोषित या अघोषित, दोनों की व्यवस्था भदौरिया नाम का आदमी चलाता है। जिंगारा ग्रुप में वह नंबर 2 का अहदेदार है। ओह। मुकम्मल सीढ़ियाँ तय करने के बाद गौरव ने कोई स्विच ऑन किया। स्थान एक बल्ब के प्रकाश से चमक उठा। वह 14 बाई 16 का एक कमरा था। चारों तरफ दीवारें ही दीवारें नजर आ रही थी, कहीं कोई दरवाज़ा नहीं। उसका निरीक्षण करती त्रिवेणी ने कहा, क्या तुम पहले भी यहाँ आए हो? नहीं तो क्या मुझे ख्वाब चमका था कि यहाँ ये सब है? कब? एसपी कटियार के मर्डर के बाद जब पुलिस मेरे खून की प्यासी घूम रही थी तो आत्मसमर्पण कराने से पहले बाबा खान ने यहीं छुपा कर रखा था। यहाँ? यहाँ कैसे रहे तुम? यहाँ रहने की जगह नहीं बल्कि सिर्फ उस जगह तक पहुँचने का रास्ता है। रास्ता? अचानक गौरव अपना मुंह त्रिवेणी के कान के नज़दीक लाया और धीमी आवाज़ में कुछ बताने लगा। सुनकर एक पल के लिए त्रिवेणी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभरे। अगले पल
जीन्स को जेब से जीन्स की जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। रिवॉल्वर संभाले कमरे को एक दीवार से पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। गौरव ने एक खास अंदाज में अपने हाथों से दीवार पर तबला सा बजाया। त्रिवेणी हर खतरे का मुकाबला करने के लिए चौकस नजर आ रही थी। कुछ देर बाद दीवार का एक हिस्सा फर्श में धंसता चला गया। अब वहाँ एक दरवाज़ा था। दरवाजे के पार खड़े सशस्त्र गार्ड ने कहा, कौन है आप? मुझे निर्मल भदौरिया से मिलना है, गौरव ने कहा। गार्ड गुर्राया। मैंने पूछा आप कौन है? गौरव ने जवाब मुंह से नहीं बल्कि फुर्ती के साथ उस पर झपट कर दिया। गार्ड अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि गौरव के एक हाथ में उसकी गन वाली कलाई जकड़ी, दूसरा हाथ कुकर का ढक्कन बनकर उसके मुंह पर चिपक गया था। उस वक्त वह गौरव के बंधनों से निकलने के लिए छटपटा रहा था, जब त्रिवेणी जिन की माने न सिर्फ दीवार की आड़ से निकलकर उसके सामने प्रकट हुई, बल्कि रिवॉल्वर का भरपूर वार उसकी गनपट्टी पर किया। गार्ड की चीखें हलक में घुटकर रह गई। अब गौरव की गिरफ्त में उसका बेहोश जिस्म था। आज़ाद करते ही वह पट से गिरा। इस वक्त वे एक 4 फुट चौड़ी और सरल रेखा की तरह सीधी सुरंग में खड़े थे। सुरंग की छत में जगह जगह रोशन बल्ब लगे थे। आओ, गौरव ने आगे बढ़ते हुए कहा। सड़क के नीचे से सड़क क्रॉस करें। त्रिवेणी उसके साथ चल दी। अगला दृश्य। बाथरूम का दरवाज़ा खोलते ही निर्मल भदौरिया उछल पड़ा। तो तुम? मुंह से चीख निकली। त्रिवेणी झपट कर उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखती गुर्राई। चूं चाँ की तो ची निकाल देंगी। हक्का बक्का सा रह गया भदौरिया। काटो तो खून नहीं, गौरव ने कहा। इसका मतलब तुम हमें जानते पहचानते हो? तो तुम लोग इस रास्ते से? वो बड़ी मुश्किल से कैसे कहा। अगर जानते हो मैं कृपालू तो इतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आत्मसमर्पण से पहले तुम्हारे चार्ज में यही रखा गया था मुझे, ताकि बार पर रेड भी पड़े तो रेस्टोरेंट के रास्ते से निकाला जा सके। बहरहाल कोई नहीं जानता कि रेस्टोरेंट भी तुम्हारा ही है। फिर भी मैं तुम्हारे यहाँ यहाँ से आगमन के बारे में नहीं सोच सकता था। काम तो अब ऐसे ही करने जिसके बारे में तुम लोग सोच तक ना सको। भदौरिया चुप रह गया। वह खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त वह बार में स्थित अपने पर्सनल ऑफिस में था। टॉयलेट की हरारत होने पर बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो ये आफत टूट पड़ी। नितांत पर्सनल बाथरूम का दरवाज़ा खोलते वक्त उसका सतर्क रहने का सवाल ही नहीं था, और उसी का कारण था कि इस वक्त वह दुश्मन के रिवॉल्वर की धार पर था। गौरव ने लपक कर ऑफिस का वह दरवाज़ा बंद कर दिया जिसके ज़रिए बाहर के हॉल से यहाँ आया जा सकता था। त्रिवेदी ने रिवॉल्वर की नाल से भदौरिया की कनपट्टी टकटकाते हुए कहा, धैर्य की दात दो हमारे। 1 घंटे पहले तुम्हारे बाथरूम में पहुंच चुके हैं। इंतज़ार कर रहे थे कि कब तुम्हें हरारत हो, दरवाज़ा खोलो और एक्शन में आ सकें। खुद को नियंत्रित कर चुके भदौरिया ने पूछा, क्यों आए हो यहाँ? जब तक मजबूर नहीं करोगे, गौरव ने जवाब दिया। तब तक कम से कम मारने नहीं आए। मतलब आराम से बैठो, गुफ्तगू करनी है। भदौरिया चुप रह गया। वह नेपालियों जैसी नाक वाला गुट्टा शख्स था। त्रिवेदी ने रिवॉल्वर से कुर्सी की तरफ बढ़ने का इशारा किया। वर्तमान हुक्म का पालन करने में कोई बुराई नजर नहीं आई भदौरिया को। सो उस चमचमाती मेज़ की तरफ बढ़ा जिसके पीछे उसकी लंबी पुश्त वाली विशाल रिवॉल्विंग चेयर पड़ी थी। मेज़ के नज़दीक से गुजरकर उस तक बढ़ा ही था कि त्रिवेदी ने कहा, वहाँ नहीं। भदौरिया ठिठका। पूछा, फिर कहाँ? यहाँ। त्रिवेदी ने मेज के इस तरफ पड़ी विजिटर्स चेयर्स की तरफ इशारा किया। भदौरिया के मोटे होठों पर पहली बार हल्की सी मुस्कान उभरी। बगैर कुछ कहे मेज़ के इस तरफ पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठने ही वाला था कि गौरव ने कहा, ठहरो। अब क्या हुआ? जवाब में गौरव ने उसकी जेबें टटोलनी शुरू कर दी। अगले पल उसके हाथ में एक रिवॉल्वर था। बोला, अब विराज सकते हो। होठों पर मुस्कान लिए वह बैठ गया। त्रिवेणी रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी पर लगाए साइड में खड़ी रही, जबकि गौरव मेज के उस तरफ पहुंचकर उसकी कुर्सी पर बैठ गया। भदौरिया ने त्रिवेणी से कहा, तुम भी बैठो, मैं ठीक हूँ। भदौरिया ने जैसी मर्जी कहने वाले अंदाज में कंधे उचकाए। गौरव ने कहा, हम तुम्हारे सामने एक ऑफ़र रखने आए। रखो। ये तो जानते ही हो कि मैं बाबा गैंग को नेस्तो नाबूद करने का ऐलान कर चुका हूँ। जानता हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है? गोल्डन चांस? भदौरिया चौंका। मेरे लिए? यकीनन। क्या कहना चाहते हो? मैं तो खुद बाबा गैंग का हिस्सा हूँ। कल चिंगारा ना रहे तो सोचो कौन संभालेगा उसकी गद्दी। ओह! भदौरिया के दिमाग की नसें एक झटके से खुल गईं। अपने शब्दों के असर को जानने के लिए भदौरिया के फेस को बहुत ध्यान से देखते हुए गौरव ने कहा, याद करो, बाबा खान की तरफ से जब यह गद्दी जंगारों को सौंपी गई तब मैं भी वहीं था। असली हकदार तुम थे उस पद के, परंतु बना जंगारा को दिया। विरोध भी किया तुमने। कह भी दिया था बाबा खान से कि बाबा खान सीनियरिटी के हिसाब से इस इलाके का इंचार्ज मुझे बनाना चाहिए। बाबा खान ने कहा, भदौरिया, इंचार्ज बनने के लिए अभी तुम्हें और इंतज़ार करना पड़ेगा। और तुम चुप रह गए। जितना कह दिया था बाबा खान के समक्ष उससे ज़्यादा कहा भी नहीं जा सकता था। तुम्हें इस ग्रुप की नंबर 2 यानी जिंगारा के बाद की कुर्सी सौंपी गई। मैंने तुम्हारे चेहरे पर नागवारी के भाव साफ साफ देखे थे।
भदौरिया चुप रहा। उस वक्त मैं कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं था, इसलिए चुप रहा। लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारे साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ। यकीनन उस गद्दी पर तुम्हारा हक था और है, जिस पर जिंगारा कब्जा जमाए बैठा है। तो वो गद्दी क्या तुम मुझे दिलवा दोगे? बेशक। कीमत? ज़रूर बताऊंगा, पहले हाँ करो। मतलब? कहो कि वह गद्दी तुम्हें चाहिए। फैसला कीमत सुनने के बाद किया जा सकता है। गौरव ने उसका चेहरा बहुत ध्यान से देखते हुए कहा। जिंगारा और उसके ग्रुप का खात्मा करने में हमारी मदद करनी होगी। तुरंत कोई जवाब नहीं दिया भदौरिया ने। गौरव ही नहीं, त्रिवेणी भी उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रही थी। उस चेहरे को जिस पर इस वक्त जलजले के से भाव थे। मुकम्मल जिस्म किसी अज्ञात जोश से कांप रहा था। वह एक झटके से उठा। त्रिवेणी कुछ बोली नहीं, परंतु रिवॉल्वर का रुख उसी की तरफ रहा। कमरे में चहलकदमी करने लगा वो। रुका, ठिठका, और गौरव की तरफ पलटकर बोला, सिगरेट पी सकता हूँ? तुम्हारी जेब में है, गौरव ने कहा। निकालो और पियो। भदौरिया ने जेब से 4 स्क्वायर का पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाई। कश लगाने के बाद पुनः चहलकदमी शुरू की। साफ जाहिर था कि वे तेजी से कुछ सोच रहा है। एकाएक ठिठक कर पूछा, किस किस्म की मदद चाहते हो मुझसे? इस बारे में तुम बेहतर सोच सकते हो। मतलब? हालांकि तुम भी उसी ग्रुप के सदस्य हो जिसे खत्म करना हमारा उद्देश्य है, मगर मैं जानता हूँ जंगारा तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। जाने कब से तुम्हारे दिल में उसे साफ करने की तमन्ना है। यही वजह है मैंने तुम्हारे सामने ऑफर रखा। अब इन हालात में अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हम खुदाई फरिश्ते बनकर तुम्हारी मदद के लिए प्रकट हुए। ये सोचना तुम्हारा काम है कि हमारा इस्तेमाल कैसे करते हो। अर्थात तुम बेहतर जानते होंगे जिंगारा का सफाया कैसे हो सकता है। काम खतरनाक है। खतरा उठाए बगैर इतना ऊंचा ओहदा मिला भी नहीं करता। ओहदा मिले ना मिले, मैं जिंगारा का खात्मा चाहता हूँ। कर हम देंगे, रास्ता तुम बताओ। किसी को भनक लग गई तो? किसी को भनक लगने नहीं दी जाएगी। ये दावा कैसे कर सकते हो? काम की इन्फॉर्मेशन देने से ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना, गौरव ने कहा। उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाना हमारा काम है, सिर्फ हमारा। एक्शन में तुम्हारी कोई मदद नहीं मांगेंगे। बात सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने तक सीमित रहे तो मैं तैयार हूँ, मगर फिर मगर इन्फॉर्मेशन भी केवल वे दे सकूँगा जो मेरे अलावा गैंग के दूसरे लोगों को भी पता हो। ऐसी कोई भी जानकारी तुम्हारे पास होना मुझे शक के दायरे में फंसा देगी जो सिर्फ मुझे पता हो। बात करेक्ट है। एक बार फिर चुप रह गया भदौरिया। सिगरेट में कश लगाता हुआ पुनः को सोचने लगा। त्रिवेणी ने कहा, इतना मत सोचो भदौरिया, मौके का फ़ायदा उठाओ। ओके। एक झटके से कहने के साथ उसने सिगरेट का अंतिम सिरा फर्श पर डालकर जूते से कुचला। मैं तैयार हूँ। गौरव और त्रिवेणी की नज़रें मिली, जैसे एक दूसरे से पूछ रहा हूँ किस नतीजे पर पहुँचे। बोला भदौरिया अब तनाव मुक्त नजर आ रहा था। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या चाहते हो? हमारा पहला शिकार बशीर है, गौरव ने कहा। भदौरिया बोला, क्योंकि उसी ने तुम्हें ट्रक से कुचला था। करेक्ट। क्या जानना चाहते हो उसके बारे में? वो कहाँ है? सॉरी, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। गौरव ने उसे ध्यान से देखा, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि झूठ बोल रहा है या सही। देख, त्रिवेणी भी उसकी तरफ ऐसी ही नज़रों से रही थी। बोली, आश्चर्य की बात है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ग्रुप में नंबर 2 के स्थान पर हो तुम, इसके बावजूद। कृपाल गैंग की कार्यप्रणाली जानता है। ज़रूरी नहीं सारी बातें सबको पता हो। पता कर सकते हो, बेशक, लेकिन फिर अटकाओ। बताऊंगा तभी जब उसका पता मेरे अलावा दूसरे लोगों को भी होगा। सो तो तय हो चुका है। अगला दृश्य, ठहाका लगाकर हंस पड़ा जिंगारा। उसी तरह भदौरिया हंस रहा था। हालत ऐसी थी जैसे दोनों में से किसी ने किसी को चुटकुला सुनाया। हंसता हंसता भदौरिया कह उठा, साले गधे बेवकूफ़, धेले की अकल नहीं है दोनों में से किसी को। चले हैं बाबा गैन से टकराने। अपनी तरफ से उन्होंने गलत नहीं सोचा था भदौरिया, जिंगारा कहता चला गया। पॉलिटिक्स के जम्स हैं उसके भेजे में, उन्हीं का इस्तेमाल हमारे बीच भी कर रहा है। और वैसे भी ज़्यादातर संस्थानों में अक्सर ऐसा होता है। नंबर 2 के स्थान पर बैठा शख्स हमेशा यही सोचा करता है कि नंबर 1 ना रहे तो वह नंबर 1 बन जाए। और फिर उसने तो मेरी ताजपोशी के वक्त तुम्हारे फेस पर फैली निराशा साफ देखी थी, जो स्वाभाविक थी। लेकिन उसने तो उसके बाद भी हमें साथ काम करते देखा था, भदौरिया ने कहा। क्या वह तब भी नहीं समझा कि विरोध अपनी जगह था? वो मेरा परेड था और मैंने प्रकट किया, परंतु बाबा खान का फैसला अंतिम होता है। उसे आत्मसात करना ही हमारे गैंग की परंपरा है। उसने सोचा होगा तुम मेरे साथ काम करने की एक्टिंग ज़रूर कर रहे हो, मगर अंदर ही अंदर सुलग रहे हो। बिल्कुल यही सोचा था उसने। तभी तो मेरे पास आया, भावनाएं भड़काने की कोशिश की मेरी। एक बार को तो जी चाहा कि यहीं उनके सामने ही ज़ोरदार ठहाका लगाऊं। कहूँ, तूने ये सोच कैसे लिया मूर्ख? मगर बड़ी मुश्किल से रोका खुद को। सोचा,
मज़ा उन्हें झांसा देने में आएगा। और फिर जो मैंने एक सुलगे हुए आदमी की एक्टिंग की, तो मेरा दावा है उन्हें अपना तीर सही निशाने पर लगा महसूस हुआ होगा। वहाँ से वे गए कैसे? रोका नहीं तुमने? इतना मौका ही नहीं दिया पट्टों ने। मतलब अपना मोबाइल नंबर दिया, कहा जैसे ही बशीर के ठिकाने का पता लगे सूचित कर देना, उसके बाद का काम हमारा है। मैंने स्वीकृति दी। त्रिवेणी ने कहा, जब तक काम की इन्फॉर्मेशन नहीं देते तब तक हम तुम पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते बतौरिया। जो हरकत मैं करने वाली हूँ उसके लिए माफ़ करना। अभी मैं कुछ समझ भी नहीं सका था कि उसने इतनी तेज़ी से रिवॉल्वर के दस्ते का वार कनपट्टी पर किया कि आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाचने लगे। मैं बेहोश हो गया। होश में आया तो वो वहाँ नहीं थे। उसी रास्ते से निकल गए थे जिससे आए थे। मैं सीधा यहाँ आपके पास आया हूँ। अंत में जब उन्होंने ऐसा किया तो कैसे कह सकते हो वे तुम्हारे झांसे में आ गए? घटना को उनके पॉइंट से सोचिए जंगारा साहब। भले ही मैंने चाहे जितनी मजी हुई एक्टिंग की हो और वे उस एक्टिंग का शिकार भी हूँ, परंतु जब तक कम से कम एक इन्फॉर्मेशन नहीं देता तब तक पूरा विश्वास कैसे कर सकते हो? बात तो ठीक है। तुम्हारे दारों ने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए जो सच्ची भी हो। सच्ची इन्फॉर्मेशन से मतलब? माना तुम उन्हें बताते हो कि बशीर इस वक्त फलां जगह है, और बशीर को सचमुच उसी जगह उसी तरह के पहरे में रखा जाए जैसा तुम उन्हें बताओगे, तो वे अपनी जांच में इन्फॉर्मेशन को सच्ची पाएंगे। इस अवस्था में निश्चय ही वे हमारे जाल में फंस सकते हैं। सच्ची इन्फॉर्मेशन के कारण अगर वे सच में बशीर को कत्ल करने में कामयाब हो गए तो? ये बात भदौरिया कह रहा है, इस शाखा का नंबर 2 अहदेदार। क्षमा करें जंगारा साहब, आप बाबा खान द्वारा दी गई तालीम भूल रहे हैं। वे हमेशा कहा करते हैं दुश्मन को कमज़ोर मत समझो। वो ये भी कहा करते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को कभी डगमगाने मत दो। अपनी रेखा से होठों पर मुस्कान बिखरता हुआ जिंगारा कहता चला गया, ये हो ही नहीं सकता वो छोकरा और छोकरी हमारे कमांडोज से घिरे बशीर को कत्ल कर सकें, खास तौर पर इन हालात में, जबकि हमें यह भी मालूम होगा कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के बाद वे ऐसा करने वाले हैं। मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ जंगारा साहब, अगर वे, तो लानत होगी तुम पर। जिंगारा उसकी बात काट कर कह उठा, मानना पड़ेगा वे बाबा गैंग से टकराने के सच्चे हकदार हैं। हम ऐसा रिस्क लें क्यों? क्यों ना बशीर के वहाँ होने का सिर्फ प्रचार करें, लेकिन असल में वो वहाँ ना हो, या आएंगे ही नहीं। सारा मिशन टाएं टाएं फेस हो जाएगा। जब हम प्रचार करेंगे तो? दुश्मन को बेवकूफ़ समझने की भूल अब तुम कर रहे हो। चुप रह गया बतौरिया। मत भूलो, जिंगारा ने कहा, शिकार को फंसाने के लिए चारे के रूप में बकरी का इस्तेमाल करना होता है। बकरी की टमी से नहीं बैठता शिकार, और बशीर की अहमियत बकरी से ज़्यादा है भी नहीं। ठीक वही दृश्य होगा। हम मचान पर बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे, शिकार कब बशीर रूपी चारे के लालच में आए और हमारे जाल में फंसे। भदौरिया का जी चाहे कहे, कभी कभी शिकार चारा भी चट कर जाता है और जाल में भी नहीं फंसता। मगर कहा नहीं उसने। दरअसल कहने का फ़ायदा ही नज़र नहीं आया। जिंगारा के अड़ियल स्वभाव से वह वाकिफ था। जानता था वह किसी की नहीं सुनेगा। वही करेगा जो जहन में घुस चुका है। आप चुप रहा जबकि चिंगारा कहता चला गया, तुम उन्हें कांटेक्ट करके वो कहो जो मैं कहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वो साला खद्दर वाला का ये भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।